है वो किस तरीके से कम होती है। तो आप क्योंकि मुझे ये वैसे पता चल रहा है, ये मुझे मैसेज आ रहा था कि किसने मीटिंग को लीव किया और किसने नहीं किया, तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात करें। क्या कहते हैं, नाम आपका अपीयर हो जाता है। जैसे भी कुछ देर पहले एक लड़का था, उसका अपीयर हुआ था कि ही हैज लेफ्ट द मीटिंग, तो जिसे कहते हैं मॉनिटर एक लिहाज से किया जा सकता है। तो मेक श्योर करें कि आप थ्रू आउट द सेशन मौजूद रहें। अगर तो कोई इंटरनेट कनेक्शन का मसला होता है, क्या कहते हैं, या कोई और कोई इशू है, तो बहरहाल क्या कहते हैं, वैसे तो मोबाइल के ऊपर अब मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा मसला होना चाहिए, मोबाइल डेटा का दौर है। बहरहाल लेकिन बहरहाल कोशिश करें कि थ्रू आउट द सेशन मौजूद रहें। रिकॉर्डिंग मैंने इस लेक्चर की ऑन कर ली है। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं सेशन में, मैंने कुछ स्लाइड्स शेयर की थी आप लोगों से, सीआर से शेयर की थी, सेक्शन बी के सीआर से। मैंने कहा था कि वो दूसरे सेक्शन के सीआर से भी शेयर कर ले, तो होपफुली उन दोनों सीआर्स ने अपने रिस्पेक्टिव जो सेक्शंस के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ वो स्लाइड शेयर कर ली होंगी। तो जो थेवेनिन्स और नॉर्टन इक्विवेलेंस वाली जो स्लाइड थी, जो स्लाइड नंबर 3 थी आई बिलीव, उसके एंड में ये छोटा सा टॉपिक है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का। वैसे तो मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन शेयर भी करूंगा ताकि अपनी हम बात को स्टार्ट कर सकें। अच्छा, अगर मैं स्क्रीन शेयर करूंगा तो फिर जो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा वो वाली स्क्रीन और जो शेयर्ड स्क्रीन है वो फिर आपको बेसिकली क्लिक करना पड़ेगा। आपको व्हाइट बोर्ड वाला जो डिस्प्ले है उस पर क्लिक करना पड़ेगा तो व्हाइट बोर्ड एनलार्ज हो जाएगा, और अगर आप जो शेड स्क्रीन वाला डिस्प्ले है उस पर क्लिक करेंगे तो फिर शेड स्क्रीन जो है एनलार्ज हो जाएगी। तो ये यू हैव टू स्विच बिटवीन दीज टू डिस्प्लेज जब मैं प्रेजेंटेशन ऑन करूंगा। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूं आप सबसे। तो मैंने अपनी स्क्रीन शेयर कर ली। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का। अच्छा, इसमें ओवरऑल सेटअप बेसिकली ये है कि हमने नॉर्टन जो थेवेनिन इक्विवेलेंस जब पढ़ी थी तो हमने देखा था कि किसी किस्म के भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को आप ये जो स्लाइड में जो सर्किट गिवन है इसमें आप रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली वी थेवेनिन नहीं, बेसिकली वीओसी है। तो अगर आपको ये स्लाइड नजर आ रही है, जो लोड है बेसिकली वो उन दो टर्मिनल्स पे लगा हुआ है कि जिन दो टर्मिनल्स के विद रिस्पेक्ट आपने थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला है और थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकाली, जिसको हम वीओसी कहते हैं। हमने देखा था ना कि विद रिस्पेक्ट टू एनी टू टर्मिनल्स इन अ सर्किट, हम ये मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखने लगा, तो अगर आपने व्हाइट बोर्ड डिस्प्ले पे आना है तो आपको उसको क्लिक करना पड़ेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू एनी टू टर्मिनल्स इन अ सर्किट, ये अगर आगे आके आपका लोड है, हमने कहा था ना ये लोड साइड है जिसको हम जिसे कहते हैं हम पोर्शन बी ऑफ द सर्किट कहते थे। तो इस तरफ जो भी हमारा पोर्शन होता है जिसको हमने पोर्शन ए कहा था, तो हमने कहा था कि अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम इस पोर्शन ए को हम रिड्यूस कर सकते हैं इनटू अ सीरीज कनेक्शन ऑफ अ वोल्टेज सोर्स एंड अ रेजिस्टर। और जो वोल्टेज सोर्स होती थी वो वीओसी कहलाती थी और जो रेजिस्टर है वो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाता था। तो इस तरह की हम फॉर्म में अपने सर्किट को ले आता था। ये होता था आर थेवेनिन और ये होता था वीओसी, वी ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, तो अब फर्ज करें कि ये जो लोड है हमारे पास, ये जो पोर्शन बी है, इट कंसिस्ट ऑफ लेट्स से जस्ट वन रेजिस्टर, लेट्स से आरएल। ठीक है, और हमने ये देखना है कि ये जो लोड आरएल है, अंडर व्हाट कंडीशंस इस लोड आरएल या ये लोड आरएल मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब करता है, ये रिसीव करता है, अंडर व्हाट कंडीशंस। ठीक है, तो बेसिकली हमने आप ये समझ लें कि हमने आरएल की वो वैल्यू निकालनी है। हमने जो आरएल रेजिस्टर है उसकी रेजिस्टेंस की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए जो आरएल जो रेजिस्टर है वो मैक्सिमम पावर रिसीव करे या एब्जॉर्ब करे। ये है बेसिकली पॉइंट। तो चूंकि हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को विद रिस्पेक्ट टू दीज टू टर्मिनल्स ए एंड बी, आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को टू द लेफ्ट ऑफ दीज टू टर्मिनल्स इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द थेवेनिन्स थ्योरम। तो हम बेसिकली फिर हम इसी सर्किट को एनालाइज करते हैं। वंस यू एनालाइज दिस सर्किट then you can derive conditions for the maximum power for any complicated circuit, क्योंकि eventually तो आप हर complicated circuit को with respect to these two terminals A and B आप उसको इस फॉर्म में Thevenin's equivalent फॉर्म में reduce कर सकते हैं।
तो बेसिकली आपने सिर्फ इस सर्किट को एनालाइज करना। अच्छा, अब इस सर्किट के एनालिसिस बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप स्लाइड भी देख रहे हो तो अगर हमने ये कंप्यूट करना हो कि ये जो लोड रेजिस्टर आरएल है ये कितनी पावर रिसीव करता है या कितनी पावर एब्जॉर्ब करता है, तो अगर आपको याद हो हमने पावर एब्जॉर्ब बाय अ रेजिस्टर उसके हमने 2-3 एक्सप्रेशन हमने डिस्कस किए थे। एक तो एक्सप्रेशन था P इक्वल्स टू वी आई, ठीक है। ऑफ कोर्स इसमें वो पैसिव साइन कन्वेंशन जो है वो आपने याद रखनी है कि ये P इक्वल वी आई तब है जब आई जो है वो वोल्टेज की पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा हो। ये पैसिव साइन कन्वेंशन पावर हमने सबसे पहले डिस्कस की थी, वो आपने याद रखनी है। एक ये एक्सप्रेशन था, एक ये था वी स्क्वायर ओवर आर, और एक था आई स्क्वायर इंटू आर। ये तीनों एक्सप्रेशन थे। तो हम अगर आई स्क्वायर आर वाला पावर का फॉर्मूला यूज करें, और अगर आप इस सर्किट में भी देखें, मैं सर्किट उधर दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो आप बाद में आप रिकॉर्डेड लेक्चर को सुन के अगर कोई आपको बात स्किप भी की आपने तो बाद में आप कर सकते हैं रिवाइज। तो मैं इस सर्किट को दोबारा से ड्रॉ करूँ जरा एनलार्ज करके। तो ये हो गया आपका प्लस माइनस वी ओ सी, मैं भी इसको वी ओ सी कह रहा हूँ, वी थेवेनिन नहीं कह रहा। ये आपका हो गया आर थेवेनिन, ये आपका टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, और ये आपका हो गया आर एल, ठीक है। ये आपका करंट हो गया आई, ठीक है। अच्छा, अब करंट आई का एक एक्सप्रेशन हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि अगर हम इस लूप के ऊपर, क्योंकि सिंगल लूप सर्किट है, अगर हम इस लूप में हम केवीएल अप्लाई करें, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और हम इसको पोलैरिटी ये प्लस माइनस ये दें, इसकी भी पोलैरिटी हम ये रखें प्लस माइनस, तो चूंकि जो करंट आई है वो इन दोनों जो रेजिस्टर्स हैं इनके पॉजिटिव से एंटर हो रहा है, तो जाहिर बात है जब आप ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो इनकी पॉजिटिव टर्म्स ही ऐड होंगे। तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यह आएगा माइनस वी ओ सी, फिर प्लस आई इंटू आर थेवेनिन, और प्लस आई इंटू आर एल इज इक्वल टू 0। ये एक सिंपल हमारे पास केवीएल से आएगी, माइनस वी ओ सी प्लस आई इंटू आर थेवेनिन एंड प्लस आई इंटू आर एल इक्वल टू 0। ये हमारी सिंपल इक्वेशन होगी। मैं जरा स्टूडेंट लॉग इन किया उसको एडमिट किया। तो अच्छा, इस इक्वेशन में अगर आप आई को सब्जेक्ट बना लें, इस इक्वेशन में अगर आप आई को सब्जेक्ट बना लें तो व्हाट विल गोना गेट, लेट मी शो यू। अगर आप इसमें आई को सब्जेक्ट बनाएं, तो मैं इसको मिटा के दोबारा लिख लेता हूं। तो आई हमारे पास बेसिकली आ जाएगा वी ओ सी, जिसको यहाँ वी थेवेनिन कहा गया है, वी ओ सी डिवाइडेड बाय आर थेवेनिन प्लस आर एल। ये हमारा सिंपल एक्सप्रेशन आई का है, ठीक है। और नाउ द पावर एब्जॉर्ब्ड बाय आर एल विल बी आई स्क्वायर इंटू आर एल। तो बेसिकली यही इस स्लाइड में बताया हुआ है। तो आई की जगह उसने पुट किया हुआ वी थेवेनिन व्हिच इज वी ओ सी इन माय डायग्राम, वी ओ सी ओवर आर थेवेनिन प्लस आर एल, ये आई हो गया, उसका स्क्वायर लिया और आर एल से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द लोड रेजिस्टर आर एल, ये जनरल एक्सप्रेशन। अच्छा, मैं अब ये डायग्राम मिटाने लगा क्योंकि वो कुछ पोर्शन जो है व्हाइट बोर्ड का वो स्क्रीन में नहीं आ रहा, तो वो फिर डिसअपीयर हो जाएगा अगर मैं लिखूंगा नीचे। तो अब ये हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन है पावर का। पावर इज एज अ फंक्शन ऑफ आर एल, पावर एज अ फंक्शन ऑफ आर एल इज दिस वी स्क्वायर, और मैं वी थेवेनिन ही लिख रहा हूं लेकिन ये याद रखें कि ये वी ओ सी है, वी स्क्वायर ओवर आर थेवेनिन प्लस आर एल स्क्वायर इंटू आर एल। This is the expression for power as a function of RL। अच्छा, अब हमने RL की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए पावर जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम आए। तो बेसिकली हमने लिख दिया पावर को एज अ फंक्शन ऑफ RL। आप इसको कैसे, दिस इज अ फंक्शन ऑफ RL और हमने इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है विद रिस्पेक्ट टू RL। तो सिंपल मैक्सिमाइजेशन इस तरीके से भी हो सकती है कि आप इस फंक्शन ऑफ RL का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू RL और फिर उसको 0 पुट करें और वहां से RL की कंडीशन निकाल लें, ठीक है। तो वैसे भी अगर अलर्ट से अगर आपको फंक्शन y इक्वल टू f ऑफ x गिवन हो तो आपसे कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच f ऑफ x इज मैक्सिमम, तो आप पहले क्या करते हो, आप f प्राइम x निकालते हो, डेरिवेटिव ऑफ x f विद रिस्पेक्ट टू x उसको 0 पुट करते हो और फिर x के लिए सॉल्व करते हो। तो आपके पास स्टेशनरी पॉइंट के ऊपर
एक्स की वैल्यू आ जाती है। यहाँ भी बेसिकली हम वही करेंगे। तो हम ये जो हमारे पास जो फंक्शन ऑफ आर एल है, पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर एल। इसमें आप ये देखें कि चूंकि आर एल के अलावा बाकी सारे तो कॉन्स्टेंट्स हैं, वी थेवेनिन भी कॉन्स्टेंट है, आर थेवेनिन भी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि जाहिर बात है वो तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से हमारे पास आया ना। इन टर्मिनल्स ए बी के लेफ्ट साइड पर जो भी कुछ था उसको हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर लिया। तो वी थेवेनिन और आर थेवेनिन तो चेंज नहीं कर रहे ना, हमने तो लोड को चेंज करना है। हमारे पास सिर्फ लोड जो रेजिस्टर है उसको चेंज करने की हमारे पास ऑप्शन है। इसीलिए भी हम आर एल को एज अ वेरिएबल ट्रीट कर रहे हैं। आर थेवेनिन और वी थेवेनिन जो उनको हम फिक्स रख रहे हैं। तो मैं इसको मिटाने लगा। तो वी थेवेनिन स्क्वायर जो है वो तो कांस्टेंट हो गया ना, उसको तो बाहर करें। तो वी थेवेनिन स्क्वायर ये तो बाहर हो गया। अच्छा, अब हमारे पास है आर एल ओवर आर थेवेनिन प्लस आर एल होल स्क्वायर, ये है हमारे पास। इसको हमने अब डेरिवेटिव लेने विद रिस्पेक्ट टू आर एल। तो इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका ये है कि आप कोशेंट रूल लगा दें डिफरेंशिएशन का। अगर आपको याद हो, डिफरेंशिएशन में u ओवर v का डेरिवेटिव क्या होता था? होता था v u प्राइम माइनस u v प्राइम ओवर v स्क्वायर। अगर आप वो सिंपल फॉर्मूला कोशेंट रूल यूज करें फॉर फाइंडिंग द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो लेट मी सी। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, डेरिवेटिव ऑफ p with respect to r Thevenin will be equal to v square Thevenin as it is बाहर। अब इनसाइड हम देख लेते हैं क्या आएगा। तो v जो नीचे था हमारे v, वो तो बेसिकली था r Thevenin प्लस आर एल होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ साइड पे लिख दूं, देखें हमारा जो u है वो सिंपली आर एल है, और जो v है बेसिकली वो है r Thevenin प्लस आर एल होल स्क्वायर, ये है बेसिकली। ठीक है, तो हमने वो u वी यू डैश माइनस यू वी डैश करके करना है। तो वी यू डैश पहले v लिखेंगे एज इट इज, ये आ जाएगा आर थेवेनिन प्लस आर एल होल स्क्वायर, ये आ गया v u प्राइम। अब आर एल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर एल वो खाली 1 होगा, तो इंटू 1 माइनस यू वी प्राइम, u है आर एल इंटू वी प्राइम। अब ये जो है आर थेवेनिन प्लस आर एल होल स्क्वायर, इसका जब आप डेरिवेटिव लोगे तो पहले पावर इस तरफ आएगी 2 इंटू आर थेवेनिन प्लस आर एल, और देन मल्टीप्लाई विद डेरिवेटिव ऑफ द इंटीरियर। डेरिवेटिव ऑफ द इंटीरियर विद रिस्पेक्ट टू आर एल वो खाली 1 होता है, तो ये खाली 1 आ जाएगा। तो ये सिंपली आ जाएगा 2 इंटू आर थेवेनिन प्लस आर एल। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये हमारे पास 2 हम बाहर ले आते हैं और अंदर आ जाएगा आर थेवेनिन प्लस आर। ठीक, अच्छा, तो अच्छा ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब and of course this will be divided by the square of v, क्योंकि v u dash माइनस u v dash ओवर v स्क्वायर है। तो स्क्वायर ऑफ v से जब आप डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा आर थेवेनिन प्लस आर एल होल रेज टू पावर, स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे तो रेज टू पावर 4 आ जाएगा। अच्छा, अब इस सारे को हमने जीरो पुट करना है, इस सारे को हमने जीरो पुट करना है, क्योंकि जाहिर बात है एट मैक्सिमम वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ द पावर विद रिस्पेक्ट टू आर, सॉरी ये आर एल है, विद रिस्पेक्ट टू आर एल शुड बी इक्वल टू जीरो। तो जीरो करेंगे तो ये भी गायब, ये भी, इसको भी अगर आप थ्रू आउट दोनों साइड्स को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें तो ये भी गायब, और वी स्क्वायर थेवेनिन से डिवाइड करें तो ये भी गायब। तो बेसिकली इसको बेसिकली ये जो विद इन द ब्रैकेट्स ये जो एक्सप्रेशन है इसको बेसिकली फिर हमने जीरो पुट करना है। आर थेवेनिन प्लस आर एल होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स आर एल इंटू आर थेवेनिन प्लस आर एल, ये है जिसको हमने जीरो पुट करना है। तो अब मैं सिर्फ इसको लिखूंगा, बाकी सब मैं मिटा दूंगा, बाकी सब हम मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो जो बचा है हमारे पास वो ये है कि आर थेवेनिन प्लस आर एल होल स्क्वायर माइनस 2 आर एल इंटू आर थेवेनिन प्लस आर एल इक्वल्स टू जीरो, ये है जिसको जीरो पुट करना है, ये भी मिटा देते हैं।
तो अब इसमें अगर आप देखें कि यहाँ भी आर थेवेनिन प्लस आर एल होल स्क्वायर है, इधर आर थेवेनिन प्लस आर एल। तो पहले तो हम आर थेवेनिन प्लस आर एल इन दोनों फैक्टर्स में से कॉमन ले लेते हैं। मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये आ जाएगा आर थेवेनिन प्लस आर एल, ये कॉमन इनसाइड। अब यहां तो सिंपली पहले आएगा आर थेवेनिन प्लस आर एल, और इधर आ जाएगा -2 इंटू आर एल इक्वल्स टू 0। यहां से कॉमन ले लिया। अब आर थेवेनिन प्लस आर एल जो है बेसिकली वो जारी बात है जीरो तो हो नहीं सकता। उसकी वो जीरो तभी हो सकता है अगर ये दोनों जीरो, और अगर ये दोनों जीरो हो तो ये तो बड़ा ट्रिवियल सा केस है। और जारी बात है अगर ये दोनों जीरो होंगे तो जो पावर ट्रांसफर हो रही होगी बेसिकली दैट विल एक जीरो रेजिस्टेंस का जो लोड है आर एल, उस पर जीरो पावर ट्रांसफर, जारी बात है वो मैक्सिमम पावर का केस तो नहीं। तो दिस इज नॉट अ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कंडीशन। तो ये फैक्टर तो जीरो नहीं हमने करना, इस फैक्टर को हमें जीरो करना पड़ेगा, उससे हमारे पास कंडीशन आएगी। तो इस फैक्टर को आप जीरो करें, ये फैक्टर जीरो तभी हो सकता है जब आर थेवेनिन और आर एल दोनों जीरो। ये बहुत ट्रिवियल केस है, दिस सॉल्यूशन विल बी डिस्कार्डेड। तो हम ये जो फैक्टर है इसी को जीरो पुट कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर बात है दोनों में से कोई ना कोई एक तो जीरो होगा ना, तभी तो उनका प्रोडक्ट जीरो है। तो इसको अगर हम करें तो ये है बेसिकली आर थेवेनिन प्लस आर एल -2 आर एल। तो बेसिकली वो बन जाएगा आर थेवेनिन माइनस आर एल। तो दिस इंप्लाइज आर थेवेनिन minus RL has to be 0, which implies RL has to be equal to R Thevenin. This is the condition जिसपे जो लोड रेजिस्टर अगर उसकी वैल्यू थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए तो फिर जो पावर एब्जॉर्ब करेगा आपका लोड जो रेजिस्टर है वो मैक्सिमम होगा। ऑफ कोर्स इसमें अज्यूम हम ये कर रहे हैं कि वी थेवेनिन वोल्टेज, वी थेवेनिन और आर थेवेनिन ये दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है कि आप लोड जो रेजिस्टर है उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन आर थेवेनिन और वी थेवेनिन वो फिक्स रखेंगे। तो कीपिंग आर थेवेनिन और वी थेवेनिन फिक्स्ड, अब हमने वो कंडीशन डिराइव की है कि लोड रेजिस्टर की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिसके लिए पावर अब्जॉर्ब्ड मैक्सिमम होगी। तो हमने देख लिया कि अगर लोड रेजिस्टर की वैल्यू आर थेवेनिन की इक्वल आ जाए तो फिर जो पावर अब्जॉर्ब्ड है या जो पावर डिलीवर्ड है वो मैक्सिमम होगी। तो ये एक छोटी सी मैक्सिमम पावर थ्योरम था जो मैंने कहा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैंने कहा था ये आपसे डिस्कस कर लूं। अब इसके अगर आप एक एग्जांपल अगर हम देखें दोबारा, अगर हम स्लाइड्स पे आए तो एक्सक्यूज मैं इधर मुझे थोड़ा सा गिव मी अ मिनट, ब्रेक फॉर मिनट। अच्छा, तो इसकी कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखना चाहें तो ये मैंने कंडीशन आपसे, ये मैं स्लाइड्स पे दोबारा आ गया, तो आप स्लाइड पे डिस्प्ले को दोबारा क्लिक करके स्लाइड्स पे आ जाए। फॉर्मल प्रूफ मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। मिसाल के तौर पे अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसमें टर्मिनल्स ए भी मेंशन्ड है और जो लोड जो रेजिस्टर आर एल वो भी मेंशन्ड है। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एल फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन द फॉलोइंग सर्किट, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर। तो इसमें सिर्फ आपने ये करना है कि विद रिस्पेक्ट टू दीज टू टर्मिनल्स ए एंड बी एंड लुकिंग टुवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम दीज टू टर्मिनल्स, आपने टर्मिनल्स ए बी के लेफ्ट पे जितना भी सर्किट है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, उसको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करना है। आपने वीओसी निकालनी है, आपने आर थेवेनिन निकालना है, और फिर आपने उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सीरीज कनेक्शन ऑफ वीओसी और आर थेवेनिन से रिप्लेस कर देना है। और उसके बाद मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए जो आर एल की वैल्यू होगी वो आर थेवेनिन की इक्वल होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम इस क्वेश्चन को देखें
इसमें पहले हम इस क्वेश्चन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है 12 वोल्ट सोर्स। अब मैं व्हाइट बोर्ड पर दोबारा आ गया। 6 ओम रेजिस्टर है, उसके बाद ये 12 ओम रेजिस्टर है, 3 ओम है, फिर हमारे पास एक करंट सोर्स है, और ये हमारे पास कैपेसिटर है। दिस इज टर्मिनल ए और ये टर्मिनल बी है, और ये हमारे पास फिर आगे लोड रेजिस्टर आ रहा है। ठीक हो गया। अब नाउ लुकिंग टुवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम ए बी, हमने इस सर्किट को थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करना। ये है बेसिकली बात। तो अच्छा, अब ये तो बड़ा एक सिंपल सा केस है जिसमें ये जिस सर्किट को आपने थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करना है, इसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज। अगर आपको याद हो, हमने 3 केसेस डिस्कस किए थे। एक वो जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज थी, एक वो जिसमें सिर्फ डिपेंडेंट सोर्सेज थी, और एक वो जिसमें इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट बोथ थी। तो ये सबसे सिंपलेस्ट ऑफ ऑल केसेस था जिसमें सिर्फ हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर आपने आर थेवेनिन निकालना है, तो आर थेवेनिन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? लुकिंग टुवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम टर्मिनल्स ए एंड बी, सबसे पहले आप जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको रिमूव करेंगे सर्किट में से। तो जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय अ शॉर्ट सर्किट, और जो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय एन ओपन सर्किट। तो अगर आप करंट सोर्स को रिमूव करें बाय एन ओपन सर्किट और वोल्टेज सोर्स को रिमूव करें बाय अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और अब हम लुकिंग टुवर्ड्स लेफ्ट फ्रॉम टर्मिनल्स ए बी, आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। तो आप देखें ये 6 ओम है, ये 12 ओम है, ये 3 है, और ये 2 ओम, ठीक है। तो पहले तो आप ये देखें कि 2 और 3 दे आर इन सीरीज, तो ये बन जाएगा 5, ठीक है। देन 5 ओम रेजिस्टर इज इन सीरीज विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 6 एंड 12। तो 6 एंड 12 का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका आएगी वैल्यू 12 into 6 over 12 plus 6, तो वो तो into 6 72, 72 over 18 4। तो 12 और 6 जो पैरेलल कॉम्बिनेशन वो 4 देगा, 4 आ जाएगा इन सीरीज विद 5, तो ये आ जाएगा 9 ओम। तो बेसिकली आपका फिर जो आर थेवेनिन आएगा दैट विल बी 9 ओम। अच्छा, इसका मतलब है कि फिर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए जो आरएल है उसकी वैल्यू 9 ओम होनी चाहिए, क्योंकि आरएल और आर थेवेनिन इक्वल होने चाहिए। हमने पीछे कंडीशन ये देखी थी। तो ये तो आपको इससे आर थेवेनिन से आपको ये पता चलेगा कि आरएल की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। अब एक्चुअल पावर निकालने के लिए आपको जाहिर बात है वी थेवेनिन भी निकालना पड़ेगा। तो वी थेवेनिन जो है उसके लिए बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वी थेवेनिन बेसिकली वीओसी है, ओपन सर्किट वोल्टेज। तो ओपन सर्किट वोल्टेज निकालने के लिए हमने पहले देखा था कि आप यू रिप्लेस लोड बाय एन ओपन सर्किट। तो अगर आप अब हम जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज है उनको वापस ले आते हैं। ये हमारी करंट सोर्स थी, यहाँ इधर हमारे पास 12 वोल्ट की सप्लाई थी, प्लस माइनस 12, ठीक है। तो अब हम अगर हमने वीओसी निकालना है, रिप्लेस द लोड आरएल बाय ओपन सर्किट एंड नाउ कैलकुलेट दिस वीओसी, ठीक है, प्लस माइनस वीओसी। तो अब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नाउ यू कैन इजीली एनालाइज दिस सर्किट। आप इसको बड़े आराम से नोडल एनालिसिस कर लें, मैश एनालिसिस कर लें, वट एवर यू वांट, यू कैन इजीली कैलकुलेट वीओसी। हमने पहले इस तरह के क्वेश्चंस किए। तो वंस यू गेट वीओसी, तो फिर क्या होगा? वंस यू गेट वीओसी, तो दिस होल सर्किट विल बी रिप्लेस्ड बाय प्लस माइनस वीओसी इन सीरीज विद आर थेवेनिन, जो कि अभी हमने 9 ओम निकाला वीओसी की, वट एवर वैल्यू यू गेट फॉर वीओसी। ये आ गया, ये टर्मिनल्स ए और बी आ गए, और आगे लोड लगा, ठीक है। अब हमने देखा था चूंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए आरएल की वैल्यू 9 के इक्वल होनी चाहिए, तो ये भी 9 ओम होगा, ठीक है। अब एक्चुअल कितनी पावर ये रिसीव कर रहा है उसके लिए पहले आप करंट निकाल लें। तो अगर हम इस करंट को आई कहें जो इन दोनों में से फ्लो कर रहा है, और ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस रखें, तो केवीएल लगाएं तो बन जाएगा माइनस वीओसी प्लस 9i प्लस 9i इक्वल 0, वो बन जाएगा माइनस वीओसी प्लस 18i इक्वल 0। वहां से आई हमारा आ जाएगा वीओसी ओवर 18। अगर आप इसमें आई को सब्जेक्ट बनाए तो वो आ जाएगा वीओसी ओवर 18। तो आई विल बी वीओसी ओवर 18, और फिर जो मैक्सिमम पावर जो रिसीव कर रहा होगा लोड आरएल, लोड रेजिस्टर हैविंग वैल्यू 9 ओम, वो होगा आई स्क्वायर इंटू आरएल, और आई स्क्वायर इंटू 9 हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, पी मैक्स जिसे आप कहेंगे, वो होगा आई स्क्वायर इंटू आरएल विच इज आई स्क्वायर इंटू 9, और आई स्क्वायर अभी हमने निकाला था वो था वीओसी ओवर 18। तो ये बन जाएगा वीओसी स्क्वायर ओवर 18 स्क्वायर इंटू 9।
दिस इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। अब आप वीओसी निकालेंगे तो आप इसमें प्लग इन करेंगे तो आपके पास एक्चुअल वैल्यू मैक्सिमम पावर की आ जाएगी। तो ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था। अब इसमें इस टॉपिक में और कुछ नहीं है, अब सिर्फ ये कि मुख्तलिफ तरह के सर्किट्स आएंगे। जैसे मिसाल के तौर अगर आप इस सर्किट की बात करें, अब इसमें लोड जो आरएल है वो ऑन टॉप है। अगर आप इसको बनाएं इस तरह, ये मैं इसको ड्रॉ करके फिर आपको बताता हूं। अच्छा, अच्छा इसमें अब आप देखें तो अब इसमें लोड आरएल ये है, तो हमने ये जो टर्मिनल्स हैं इसको आप ए कह दें, उसको बी कह दें। अब विद रिस्पेक्ट टू दीज टू टर्मिनल्स अब हमने थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और वीओसी निकालना है। कहने का मतलब ये कि अगर आपने विद रिस्पेक्ट टू दीज, अब इसको अगर मैं थोड़ा सा और करने के लिए मैं इसको इस तरह प्लॉट करूं, ड्रॉ करूं कि टर्मिनल ए इधर रखूं, टर्मिनल बी इधर, और थोड़ा सा ऊपर जाके आरएल कर दूं, तो वो जरा ज्यादा फेमिलियर होगी साइड। अच्छा, अब लुकिंग डाउन फ्रॉम दीज टू टर्मिनल्स ए एंड बी आपने थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि टर्मिनल्स ए बी ऊपर है ना, तो लुकिंग डाउन आपने थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो लुकिंग डाउन फ्रॉम टर्मिनल्स ए एंड बी थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए अगेन आप वही करेंगे कि आप जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको रिमूव करेंगे सर्किट में से। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय एन ओपन सर्किट, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स विल बी रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट। तो इसको हम ओपन सर्किट से रिमूव करते हैं, ये 2 मिली एम्पीयर सोर्स जो है इसको, और जो वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। As you can see now, you can now looking down from terminals A and B, अब आपने ये जो बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है प्योरली रेजिस्टिव कॉन्फ़िगरेशन, इसका आपने थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना। इसी तरह VOC भी जब आप निकालोगे तो आप ऊपर से जो लोड है उसको ओपन सर्किट बनाओगे, और ये प्लस माइनस VOC ये आपकी वोल्टेज होगी जो आपने कैलकुलेट करनी होगी। ऑफ कोर्स आप वो करंट सोर्स को वापस लेके आओगे VOC निकालने के लिए, और आप वोल्टेज सोर्स को भी वापस लेके आओगे। तो इस तरीके से होगा। वंस यू गेट VOC एंड R थेवेनिन, देन RL शुड बी इक्वल टू R थेवेनिन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ये बस इंपॉर्टेंट बात है। तो अब मिसाल के तौर अगर आप इसमें देखो, अब इसमें अगर आप जो लोड RL के जो टर्मिनल्स हैं उनके लेफ्ट पे देखो, अब आपको एक ऐसा सर्किट मिल रहा है जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्सेज दोनों हैं। तो अब बेसिकली इस टॉपिक में कुछ और नहीं है, सिर्फ ये है कि आपने वो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और आपने VOC निकालनी है, ठीक है। और उसमें आपको तीनों तरह के सर्किट्स मिल सकते हैं। उसमें आपको ऐसे सर्किट में मिल सकते हैं जिसमें प्योरली इंडिपेंडेंट सोर्सेज हो, ऐसे सर्किट में मिल सकते हैं जिसमें प्योरली डिपेंडेंट सोर्सेज हो, और ऐसे मिल सकते हैं जैसे ये एग्जांपल है जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों। तो सिर्फ ये इसमें वेरिएशन आ सकती है। बाकी जो मेन आइडिया है वो यही है कि वंस यू गेट R थेवेनिन, then RL should be equal to R Thevenin for RL to receive maximum power or absorb maximum power, ठीक है। तो आप थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना के उसके बाद आप सिंपली आपने ये कहना है कि RL R Thevenin के इक्वल है, और फिर जो एक्चुअल जो पावर रिसीव की है RL ने वो मैंने आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट करनी है। सो दिस इज व्हाट इट इज अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें, अदरवाइज फिर हम कैपेसिटर और इंडक्टेंस पे चले जाते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो भाई पूछ लो। सर क्वेश्चन है सर, अगर हमने किसी कंपोनेंट के क्रॉस पावर लॉस देखना है सर, अगर कोई और रेजिस्टर है सर, और सर हमारे पास यही सर्किट है सर, लोड की भी हमें रेजिस्टेंस दे दी जाती है, हर चीज दे दी जाती है, तो सर वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नहीं, लोड कहते ही उस रेजिस्टर को है जिसका मुआयना आप कर रहे हैं। RL है ही वो रेजिस्टर बेसिकली जिसके बारे में आपने ये जानना है कि वो कितनी मैक्सिमम पावर रिसीव कर रहा है या अब्सॉर्ब कर रहा है। RL कहते ही उसे, मतलब अगर मैं इस डायग्राम में दोबारा जाऊं तो ये जो मैंने इसको RL कहा है, या ऑथर ने इसको RL कहा है, वो बाद में कहा है। पहले उसने डिसाइड किया है कि मुझे किस रजिस्टर के लिए मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करनी है। मिसाल के तौर पे अगर इसकी जगह ये जो इसके साथ जो 4 किलो ओम रजिस्टर लगा हुआ है, अगर मैंने ये देखना हो कि ये इसको कितनी मैक्सिमम पावर मिल सकती है,
तो फिर आप ये आपका आरएल बन जाएगा। फिर आप इसके हिसाब से थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टर भी कैलकुलेट करोगे और ओपन सर्किट वोल्टेज भी कैलकुलेट करोगे। मतलब मैं दोबारा आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पे ये है ना आपका सर्किट, तो ये मैं व्हाइट बोर्ड पे दोबारा आ जाऊँ। ये आपकी डिपेंडेंट सोर्स हो गई, माइनस प्लस, और ये हो गया 2 किलो ओम। हाँ, अब ये आपका हो गया 4 किलो ओम, ये आपका हो गया वॉट एवर इसकी वैल्यू, लेट्स से इसकी कोई वैल्यू है, लेट्स कॉल इट 3, कॉल इट, या जो, हाँ 3, लेट्स कॉल इट 3। अच्छा, अब मुझे मैंने देखना है कि यहाँ जो रजिस्टर लगा हुआ है उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये मैक्सिमम पावर रिसीव करे। ठीक है, तो फिर इसकी जो वैल्यू है रजिस्टर की वो मेरा वेरिएबल हो जाएगा, मैं फिर इसको आरएल से डिनोट करूंगा। तो पहले आप रजिस्टर डिसाइड करते हैं, उसके बाद फिर उसको आरएल से लेबल करते हैं। ओके सर, ओके सर, क्लियर हो गया सर। थैंक यू हाँ, सर, ये थैंक बात यू। है। हाँ, तो देखो ना, अब मिसाल के तौर अगर आप अब ये जो दो टर्मिनल्स बन गए, तो अब इसके विद रिस्पेक्ट थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकलेगी। मतलब कि अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें और ये टर्मिनल इसको ए कह दें, या इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं ना, ये तो ये बी हो गया टर्मिनल, ये ए हो गया, और ऊपर जाके ये आर एल बन गया। हाँ, अब लुकिंग लुकिंग डाउन फ्रॉम ए एंड बी, आपने बाकी जो सर्किट है उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है और वीओसी निकालना है। ये है बेसिकली। तो रजिस्टर पहले सिलेक्ट होगा, उसको आरएल के तौर पे एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे, और फिर उसके विद रिस्पेक्ट थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालेंगे और वीओसी निकालेंगे। ये बेसिकली। ठीक, तो उसने हमारे लिए पहले पहले रजिस्टर सिलेक्ट किया, उसको आरएल बनाया, और फिर उसके विद रिस्पेक्ट थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाला और वीओसी निकाला। ठीक है, ये बात। कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर्स पे जा रहे हैं। एनी क्वेश्चन? नो सर, नॉट, नो। हाँ, अच्छा, तो अब जरा स्लाइड्स पे दोबारा आ जाएं। मैं अब कैपेसिटर इंडक्टर वाली स्लाइड जो है ना वो शुरू करने लगा। अच्छा, देखें, अब यहाँ से बेसिकली अब शुरुआत होती है, जाहिर बात है आज तो इंप्रूव होगा बेसिकली ऐसे सर्किट्स की जिसमें अब सिर्फ हमारे पास रेजिस्टर्स नहीं होंगे एज अ पैसिव एलिमेंट, आपको कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स जो हैं वो भी अब सर्किट्स में नजर आएंगे, और इस किस्म के सर्किट जो हैं उनको इंशाल्लाह हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। रेजिस्टर्स के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि जो रेजिस्टर हैं वो लीनियर सर्किट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कैपेसिटर्स और जो इंडक्टर्स हैं, जो आइडियल कैपेसिटर्स और आइडियल इंडक्टर्स हैं, वो भी लीनियर सर्किट एलिमेंट्स ही होते हैं। और हमने रेजिस्टर्स के केस में जो वोल्टेज और करंट का जो रिलेशनशिप था वो भी हमने डिस्कस किया था, जो कि ओहम्स लॉ के थ्रू एस्टैब्लिश होता है। हमने कहा था जी कि ये अगर हमारा रेजिस्टर है, ठीक है, और लेट्स से ये इसका एक टर्मिनल है, ये इसका दूसरा टर्मिनल है, ठीक है, इसके क्रॉस वोल्टेज V है, ठीक है, और अगर करंट I जो है वो पॉजिटिव से एंटर हो रहा है, तो हमने कहा था बाय पैसिव साइन कन्वेंशन V विल बी रिलेटेड टू I एंड R लाइक दिस, V विल बी इक्वल टू IR। ठीक है, ये ओहम्स लॉ था, एंड ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग द पैसिव साइन कन्वेंशन। तो V और I और R में, या V और I में ये रिलेशनशिप था। कहने का मतलब कि फॉर एन आइडियल रेजिस्टर हैविंग कांस्टेंट रेजिस्टेंस, V बेसिकली वाज प्रोपोर्शनल टू R, और जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी था वो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू थी। अच्छा, इसी तरह जो कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स हैं उनका भी अपना अपना V और I का आपस में रिलेशनशिप है। ठीक है, वो भी हम अभी आगे जाके देखेंगे। तो कैपेसिटर्स के केस में हमारे पास जो हम सिंबल यूज करते हैं अमूमन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सर्किट में, वो इस तरह का होता है, जिसमें ये जो वर्टिकल लाइन है बेसिकली ये पॉजिटिव प्लेट होती है, और जो कर्वी लाइन है बेसिकली ये नेगेटिव प्लेट होती है। अभी इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स का। तो इसमें भी रिप्रेजेंट करेंगे जी, यार आपकी आवाज कट रही है। ये दोबारा बता दें किसको रिपीट। अभी तो मैंने बताया ही नहीं। नहीं, सॉरी, बताना क्या है यार, आपकी आवाज असल में कट रही है, या तो आप चैट पे लिख दो, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, चैट पे लिखो। जी ओके।
योर स्क्रीन इज विजिबल। यार मैंने आपको बताया था कि आपके पास दो ऑप्शंस आ रही होंगी, आपके पास भी दो ऑप्शंस आ रही होंगी, एक प्रेजेंटेशन वाली है, एक व्हाइट बोर्ड वाली है। तो प्रेजेंटेशन वाली जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर प्रेजेंटेशन वाली ऑप्शन जो है वो जूम इन, वो एनलार्ज हो जाएगी। मुझे प्रेजेंटेशन बंद करने की जरूरत नहीं। एक्सक्यूज मी सर, इस वक्त दोनों स्क्रीन जो है वो व्हाइट बोर्ड वाली शो हो रही है। और नहीं भाई, ऐसे नहीं, दोनों स्क्रीन व्हाइट बोर्ड वाली कैसे शो हो सकती हैं यार? सर आई एम रियली सॉरी टू कट यू वर्ड्स, बट सर लैपटॉप पे या पीसी पे जो लड़के लेक्चर्स ले रहे हैं उन्हें इशू नहीं आ रहा, अच्छा मोबाइल फोन्स पे ये चीज इशू कर रही है। अच्छा तो यहाँ तक सर, तो मेरे पास आ रही हैं स्क्रीन्स दोनों आ रही हैं, तो उसमें से वो प्रेजेंटेशन वाली, लेकिन जो सर मोबाइल फोन्स पे जो लड़के ले रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, उनके लिए थोड़ा इशू हो रहा है स्विच करने के लिए। सर काइंडली अच्छा। उन्हें थोड़ा सा गाइड करते हैं। सर मैं पीसी पे लेक्चर ले रहा हूँ, आपकी दूसरी स्लाइड भी क्या नाम है, ये व्हाइट बोर्ड वाली आ रही है, उस पे प्रेजेंटेशन नहीं आ रही, स्लाइड्स नहीं आ रही। प्रेजेंटेशन सिरे से आ ही नहीं रही है। नहीं सर, आपने वो कॉल खोली हुई ना, जिस वजह से वो व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है। जब आप स्लाइड्स पे जाएंगे स्लाइड शो होना शुरू हो जाएंगी। तो मैं यही तो कह रहा हूँ यार, ये देखो, अब आप बताओ, अब स्लाइड शो हो रही है, अब बताओ। यस सर। हाँ जी सर, अब हो रही है, अब हो रही है। तो मैंने भाई पहले स्लाइड्स ही खोली हुई थी कि नहीं खोली हुई थी? जी सर, स्लाइड्स ही खोली हुई थी आपने। जी सर, स्लाइड्स ही खोली हुई थी। तो फिर अच्छा चलो बहरहाल, तो अच्छा, अब वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, आपका कोलीग था कोई, वो जिनकी आवाज नहीं मुझे आ रही थी। आप या तो वो चैट के ऊपर लिखते हैं क्वेश्चन या दोबारा बोल दें, हो सकता है आपका कनेक्शन बेहतर हो गया हो। आप में से कोई क्वेश्चन पूछ रहा था मेरे से। हेलो, मेरी आवाज आप सबको आ रही है या नहीं? जी Yes, सर sir, आ रही आ है, रही है। I think। आ रही है सर। सर आ रही है, आ रही है। अच्छा आ रही है अच्छा, सर। मैं असल में वही आपको कह रहा था, लेकिन वो आपके किसी कोलीग ने मेरे से यार कुछ सवाल किया था, उनकी आवाज कट रही थी तो मैं सवाल समझ नहीं पाया था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ उसी आपके कोलीग से कि भाई आप दोबारा सवाल करें अगर आपका कनेक्शन बेहतर हुआ है। चलो बाद में अगर उनका कनेक्शन बेहतर हुआ तो वो दोबारा। क्वेश्चन ना आ गया तो समझ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक। यार ये कुछ लोग बार बार ज्वाइन कर रहे हैं, ये इनका मेरे ख्याल कनेक्शन का मसला हो रहा है बिलीव। यस सर, मसला है, कनेक्शन का मसला। चले बहरहाल, वो इतना कोई मसला नहीं है, क्योंकि चूंकि मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपके साथ शेयर होगा, तो अगर कोई चीज स्किप भी हो जाती है तो फिर बाद में आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन के भी आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, वो इतना कोई बड़ा मसला नहीं। अच्छा बहरहाल, तो मैं बेसिकली ये कह रहा था कि जिस तरह रजिस्टर के केस में हम पैसिव साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए वोल्टेज और करंट के दरमियान एक रिलेशनशिप जो था, क्या कहते हैं, ओहम्स लॉ के थ्रू एस्टैब्लिश करते थे, इसी तरह जो कैपेसिटर है बेसिकली ये भी एक ऐसा पैसिव एलिमेंट है, और इसके केस में भी एक पैसिव साइन कन्वेंशन होगी। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आप स्लाइड्स में भी अगर आप देख रहे हो, अगर आपने कैपेसिटर अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको वो खास पोलैरिटी असाइन की हुई है, और फिर जो करंट है बेसिकली इसको आईसीटी से चले डिनोट कर दें, एक वीसीटी हो गया और ये करंट जो है ये आईसीटी है। और इसमें अगर इस कैपेसिटर के केस में भी अगर करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा हो जिस तरह रेजिस्टर के केस में था, तो अकॉर्डिंग टू पैसिव साइन कन्वेंशन करंट और वोल्टेज में जो रिलेशनशिप होगा बेसिकली वो ये होगा। अब हम इस रिलेशन को अभी थोड़ी देर बाद डिराइव भी करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। आईसीटी विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट c, जिसको भी हम डिफाइन करेंगे, टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ vt विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये पैसिव साइन कन्वेंशन के थ्रू करंट थ्रू द कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर में ये रिलेशनशिप है। नाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम रेजिस्टर। रेजिस्टर के केस में v वाज इक्वल टू IR, ऑफ कोर्स अज्यूमिंग हम पैसिव साइन कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंट है। यहाँ जो I और V हैं उनमें इस तरह का डायरेक्टली I और V में लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, बट स्टिल द रिलेशनशिप बिटवीन I एंड V कैन बी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चूंकि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, इसलिए आप कैपेसिटर को भी एक लीनियर सर्किट एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। तो अभी हम इस रिलेशनशिप को भी बाद में देखते हैं, थोड़ी देर बाद इसको ड्राइव करते हैं कि ये कहां से आए। तो और लेकिन ये याद रखें कि ये I will be equal to c times derivative of voltage with respect to time without any negative sum appearing in the equation, अगर जो ICT करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा हो।
जस्ट लाइक द केस ऑफ रेजिस्टर, पैसिव साइन कन्वेंशन फॉलो होगी। मतलब कहने का मतलब मेरा ये कि फर्ज कर लें कि अगर ये आईसीटी की डायरेक्शन ये होने की बजाय इसकी डायरेक्शन ये होती इस तरह, तो अब जाहिर बात है चूंकि ये पॉजिटिव से एंटर नहीं कर रहा है, ये पॉजिटिव से लीव कर रहा है, तो देन आईसीटी वुड हैव बीन इक्वल टू -c टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ VCT विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इक्वेशन में फिर नेगेटिव साइन अपीयर हो जाता है, जस्ट लाइक द केस ऑफ रेजिस्टर। सर ये इसी ऐसे तरह हो सकता है कि अगर हम Q जी इक्वल टू CV लगाएं, सर अगर हम Q इक्वल टू CV के वो अभी फॉर्मूले से डिराइव देखें, करते हैं भाई, डिराइव करते हैं ना भाई। अभी मैं पैसिव साइन कन्वेंशन भाई समझा रहा हूँ, और ये समझा रहा हूँ कि आई और वी में रिलेशनशिप क्या है, करते हैं अभी डिराइव, टेंशन ना लो, अभी कर लेते हैं derive। पहले अभी ये समझ लो कि कैपेसिटर के केस में पैसिव साइन कन्वेंशन यूज कैसे करनी है। ठीक है, बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। हाँ, तो ये बात याद रखें कि, और अगेन जस्ट लाइक द रेजिस्टर, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या है, उसको जो पोलैरिटी है वो आप अपनी मर्जी से असाइन कर सकते हैं। वो और बात है कि वो जिस तरह रेजिस्टर के केस में था कि अगर वो वोल्टेज पोलैरिटी आपने ठीक असाइन नहीं की है, तो वो एंड में जो क्वेश्चन से जो एनालिसिस करके जो आंसर आएगा उसके साइन से आपको पता चल जाएगा कि आपकी पोलैरिटी ठीक थी कि गलत थी। ऑल्दो इसमें कुछ केसेस के अंदर एक्चुअल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो अगर क्वेश्चन में आपको दी हो तो उसको यूटिलाइज करके फिर आप खुद से सही पोलैरिटी जो है वोल्टेज की अक्रॉस द कैपेसिटर वो सेट भी कर सकते हैं। वो हम आगे जाके देखेंगे जब हम फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर क्या कहते हैं RC और RLC सर्किट पढ़ेंगे, और RL सर्किट पढ़ेंगे तो उसमें फिर आपको मैं बताऊंगा। 12 तो पैसिव साइन कन्वेंशन इसमें भी यूज होगी। अगर करंट पॉजिटिव से एंटर हो रहा है कोई नेगेटिव साइन अपीयर नहीं होगा, अगर करंट नेगेटिव से पॉजिटिव से लीव कर रहा है तो नेगेटिव साइन अपीयर होगा। अब हम आ जाते हैं कि ये रिलेशनशिप कहां से आया। तो इसमें यह है कि अगर हम जाहिर बात है चूंकि ये क्या कहते हैं सर्किट एलिमेंट्स जो हैं, पैसिव सर्किट एलिमेंट्स जो हैं, उनको उनके कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, उसकी जो अंडरलाइंग जो डिटेल्स हैं वो चूंकि इस कोर्स के स्कोप का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ सर्किट के एनालिसिस करने, तो एक ब्रीफ डिस्कशन हम कर सकते हैं। वैसे आई बिलीव आपको पहले से किसी हद तक आइडिया होगा कि कैपेसिटर जो उनको कंस्ट्रक्ट किस तरह किया जाता है। वैसे तो जैसे कहते सिंपली पुट कैपेसिटर जो है वो आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं कि इफ यू हैव टू लेट्स से मेटालिक कंडक्टर्स या प्लेट्स सेपरेटेड बाय सम सॉर्ट ऑफ एन इंसुलेटर, अगर एक सिंपल सी कैसी कॉन्फ़िगरेशन हो, जैसे अगर आप इसमें भी देख रहे हैं कि आपके पास एक दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है, विच आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, और जो गैप है बिटवीन दीज टू प्लेट्स दैट इज फिल्ड बाय सम इंसुलेटर। और इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो इफ यू हैव एन असेंबली और अ कॉन्फ़िगरेशन लाइक दिस, यू हैव मेटालिक प्लेट्स which are separated by some non-conducting material या इंसुलेटर जिसको आप डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं, तो यू विल गेट अ कैपेसिटर। और एक सिंपल चीज कॉन्फ़िगरेशन आपका कैपेसिटर आ जाएगा। तो अब होता बेसिकली ये है कि और ये जो सिंबल है इसमें भी एक आपको जो वर्टिकल लाइन नजर आ रही है और एक कर्वरी लाइन। कैपेसिटर के अंदर ये होता है कि जब आप इस कैपेसिटर को किसी सर्किट का हिस्सा बनाते हो, सर्किट में कनेक्ट करते हो, तो दोनों में से एक प्लेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है और जो दूसरी प्लेट है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। सिंपल सा सर्किट अगर हम देखें, मिसाल के तौर पे अगर लेट्स से आपके पास एक 12 वोल्ट डीसी सोर्स है, लेट्स से अभी इसमें ही वैसे हम बात करेंगे, तो ये आप इस तरह लगा दोगे। सिंपल सा मैं सर्किट अभी डिस्कस कर रहा हूँ, वैसे तो यहाँ बीच में रेजिस्टर भी आना चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ समझाने के लिए। तो ये प्लस है, ये माइनस है। तो वो प्लेट जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जिसका रुख है, जो उससे कनेक्टेड है, दैट विल बी चार्ज पॉजिटिवली, और वो प्लेट जो कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, दैट विल बी चार्ज नेगेटिवली। और जितना पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट में डेवलप होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव प्लेट में भी डेवलप होगा। अगर यहाँ प्लस क्यू चार्ज डेवलप हुआ तो यहाँ माइनस क्यू चार्ज डेवलप होगा। ये बात। अच्छा, बीच में ये जो इंसुलेशन है, जो गैप है, इसमें से एक्चुअली करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये सर्किट कंप्लीट नहीं है। सर्किट कंप्लीट होता है। तो कैपेसिटर के केस में कभी आपने ये नहीं सोचना कि सर्किट कंप्लीट नहीं, सर्किट कंप्लीट होता है इन द सेंस कि
अगर आप पॉजिटिव करंट की बात करें तो होता ये है बेसिकली कि पॉजिटिव करंट, आप यूं समझ लें, समझाने के लिए वैसे ये बात है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से स्टार्ट होता है और इधर आ जाता है। तो आप ये समझ लें कि जैसे इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज एंटर हो रहा है और एक्यूमुलेट हो रहा है इस प्लेट में से। नेगेटिव प्लेट में आप ये समझ लें कि पॉजिटिव चार्ज लीव कर रहा है और नेगेटिव टर्मिनल पे जा रहा है। तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज की कमी हो रही है तो उसका ओवरऑल चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में बात करें अगर, तो होता ये कि ये प्लेट जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल पे जाते हैं बैटरी के। और इस केस में क्या होता है, इस केस में नेगेटिव जो टर्मिनल है बैटरी का, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इस प्लेट में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो चूंकि जो पॉजिटिव प्लेट है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं, उसमें देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में आ जाते हैं तो जो चार्ज का, जो न्यूट्रल चार्ज का जो बैलेंस था वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो यहां ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से पॉजिटिव प्लेट से लीव हुए हैं, उतने ही चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट में एक्यूमुलेट हुए हैं, इसलिए जो चार्जेस का मैग्नीट्यूड है दोनों प्लेट्स में वो सेम होता है। अगर इधर प्लस क्यू चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है तो यहां माइनस क्यू चार्ज एक्यूमुलेट होगा। तो ये बेसिकली छोटी सी बात है। वैसे ये जो इंसुलेटर है जिसको आप डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, इसमें से भी एक करंट फ्लो करता है जिसको लीकेज करंट कहते हैं, लेकिन हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, वो आपके सिलेबस के स्कोप से बियॉन्ड है। इसमें एक लीकेज करंट भी होता है लेकिन हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी हम ये जूम करेंगे कि इसमें ऐसा कोई करंट नहीं। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल इंटरनल डायनामिक्स थे बेसिकली, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत भी नहीं। अच्छा, अब कितना चार्ज कैपेसिटर पे एक्यूमुलेट हुआ है, ठीक है कि नहीं, मतलब कि अगर मैं अब इसी सिंबल पे दोबारा आ जाऊं कि इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है, दैट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। कैपेसिटर के इन दो प्लेट्स के अक्रॉस जितनी वोल्टेज डेवलप हुई होगी उसी के प्रोपोर्शनल इन दोनों प्लेट्स में चार्ज भी डेवलप होगा। लेकिन एक बात याद रखें कि ये जो QCT लिखा हुआ है ये बेसिकली मैग्नीट्यूड है। अगर मैं कह रहा हूं कि कैपेसिटर पे चार्ज QCT एक्यूमुलेट हुआ है तो इसका मतलब पॉजिटिव प्लेट पे प्लस QCT है और नेगेटिव प्लेट पे माइनस QCT है। ठीक है, तो ये जो Q है, जो चार्ज है, वो मैग्नीट्यूड है। पॉजिटिव प्लेट पे प्लस साइन के साथ है, नेगेटिव प्लेट पे नेगेटिव साइन के साथ है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखें। And this charge accumulated on the capacitor is proportional to the voltage developed across the two plates of the capacitor. और अगर वोल्टेज टाइम के साथ वेरी कर रही है तो जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है कैपेसिटर के ऊपर उसकी प्लेट्स पे, वो भी प्रोपोर्शनली क्या कहते हैं, वेरी करेगा। तो अब चूंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को आपने इक्वालिटी से रिप्लेस करना है तो डेफिनेटली यू विल हैव टू इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यही जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, एक्सक्यूज मी, इसको आप K कह दें, यही जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यही कहलाता है द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। इसको आप C से डिनोट करते हैं। तो ये जो कैपेसिटेंस है बेसिकली दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन द रिलेशनशिप बिटवीन द चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एंड द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट, यहां तक अगर कोई बात, कोई पॉइंट अगर आपने पूछना तो पूछना, वरना फिर मैं आगे जा रहा हूं। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है या नहीं? सर ये पहले तो हम कैपेसिटर के लिए दो पैरेलल लाइंस जो है वो रिप्रेजेंट उससे करते थे, लेकिन अब ये एक कर्व क्यों है? नहीं, आपने, मैंने तो आपको इस क्लास में कैपेसिटर पहले पढ़ाया ही नहीं, तो आई डोंट नो कि आप किस चीज की बात। बेसिक्स में जब वो चैप्टर 2 में कैपेसिटर की जो मुख्तलिफ नोटेशन यूज होती हैं। कुछ बुक्स में कुछ नोटेशन है, आप ठीक कह रहे हैं, कुछ बुक्स के अंदर ऐसे भी है, ऐसे भी है। ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है यार, ये सिर्फ उस सिंबल का फर्क है, इसकी कोई इतनी सिग्निफिकेंस नहीं। ये सिंबल का फर्क है। वो कुछ और बुक्स के अंदर वो ये ऐसे भी कर देते हैं, एरो भी डाल देते हैं, ऐसे भी है, इस तरह के भी आपको मिलेगा। तो वो सिर्फ वो नोटेशन और डिफरेंट सिंबल का यूसेज है, वो कुछ नहीं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ठीक, अच्छा, तो कैपेसिटेंस हमने डिफाइन कर ली। अच्छा, ये जो कैपेसिटेंस है इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी है। अच्छा, उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, वो बात ये है कि अभी जो मैंने आपके साथ एक सिंपल एग्जांपल डिस्कस की थी कि अगर आप किसी कैपेसिटर को एक
लेट्स से इस वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर दें, जैसे प्लस माइनस 12 वोल्ट, तो जो कैपेसिटर है ना उसकी अक्रॉस वोल्टेज एकदम से सडनली 12 वोल्ट नहीं हो जाती। कैपेसिटर की अक्रॉस वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू होती है। ये हम इंशाल्लाह जो हम आरसी सर्किट्स पढ़ेंगे उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है, इवेंचुअली कभी ना कभी जाके उतनी ही वोल्टेज हो जाती है डेवलप जितनी बैटरी की या इस सप्लाई की वोल्टेज थी, प्लस माइनस या 12 वोल्ट हो जाता है, लेकिन फौरन नहीं होती। जैसे कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्ट एकदम से 12 वोल्ट नहीं हो जाती। मतलब अगर आप वोल्ट मीटर से कैपेसिटर के वोल्टेज मेजर करोगे एकदम से 12 वोल्ट नहीं आएगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होती है। एक ट्रांजिएंट फेज होता है, जो हम ट्रांजिएंट सर्किट्स पढ़ेंगे उसमें ये बात डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब फर्ज कर लें कि कैपेसिटर अक्रॉस वोल्टेज 12 वोल्ट डेवलप होगी उतनी जितनी डीसी सोर्स में थी। अब अगर आप इस डीसी सोर्स को रिमूव कर दें तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस ये वोल्टेज मेंटेन रहेगी। अगर ये आइडियल कैपेसिटर है तो फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम इसके अक्रॉस ये वोल्टेज मेंटेन रहेगी। अच्छा, अब जो चार्ज्ड कैपेसिटर है, क्योंकि जाहिर बात है इसके अक्रॉस वोल्टेज 12 वोल्ट्स है, तो जाहिर बात है कुछ चार्ज भी एक्यूमुलेट हुआ होगा। चार्ज क्या होगा? Q will be equal to C times 12। अभी जो पीछे ये अभी जो रिलेशन पड़ा है Q is equal to CV। और जब प्लेट्स चार्ज हो जाती हैं तो अगर मैं अब इन प्लेट्स को इस तरीके से, चलो अभी वो दोनों को स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, आपके कोलीग जो कह रहा था, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप हो जाती है बिटवीन दीज टू प्लेट्स। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट, तो इस तरह की एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। एंड व्हेन यू हैव एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, so that electrostatic field stores energy. Electrical potential energy is stored in this electrostatic field. अच्छा, कैसे पता हमें चले? हम क्यों कह रहे हैं कि इसमें ये जो चार्ज कैपेसिटर है इसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है? इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है? इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन ये है कि अगर आप इस चार्ज कैपेसिटर को अब कनेक्ट करें लेट्स से किसी रेजिस्टर आर के साथ, तो भला क्या होगा? अब करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा और इसमें जितनी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी बेसिकली उसमें से कुछ एनर्जी आप देखेंगे कि वो बल्कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट इस रेजिस्टर में से डिसिपेट हो जाएगी। तो जाहिर बात है कोई तो एनर्जी थी ना जो इसमें स्टोर्ड थी, जो फिर आप जो रेजिस्टर है उसने रिसीव की। अब कितनी एनर्जी रिसीव की, कितनी एनर्जी रिसीव की, दैट विल बी इक्वल टू क्या कहते हैं, अब वो आई स्क्वायर आर वाले फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं इंटू टी, या क्या कहते हैं आई स्क्वायर आर, वैसे ठीक रहेगा आई स्क्वायर आर, और वी स्क्वायर ओवर आर वाले फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज द पावर, एनर्जी एंड पावर इज द सेम थिंग। पावर का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। तो कहने का मतलब है कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि करंट फ्लो करता है, दिस इंडिकेट्स कि इसमें कोई एनर्जी स्टोर थी, क्योंकि जब करंट फ्लो करेगा रेजिस्टर में से तो जाहिर बात है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेट होगी। तो वो एनर्जी कहां से आ रही है? आउट ऑफ नथिंग तो अपीयर नहीं हुई ना, वो यही जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर थी वही कन्वर्ट हो रही है इनटू हीट थ्रू दिस रेजिस्टर। तो कहने का मतलब ये है कि जो चार्ज्ड कैपेसिटर होता है, जिसकी प्लेट्स चार्ज्ड होती हैं, जिसकी प्लेट्स पे चार्ज एक्यूमुलेटेड होता है, दैट कैपेसिटर is an energy storage device. It behaves like an energy storage device. उसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है। फिर आप उसको किसी भी और सर्किट एलिमेंट के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो सर्किट एलिमेंट फिर एनर्जी रिसीव कर सकता है, अगर वो पैसिव सर्किट एलिमेंट रेजिस्टर है। ठीक है, तो ये एक बात आपने याद रखनी है कि जो कैपेसिटर है इट बिहेव्स लाइक एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी है, ये शायद आपने छोटी क्लास में आई होप सो शायद आपने पढ़ा होगा। अगर आप ये स्लाइड्स में ही आप देखें तो इफ यू हैव लेट्स से टू प्लेट्स, अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉडल अज्यूम करेंगे जिसमें दोनों प्लेट्स जो हैं उनका एरिया सेम है, तो अगर उनका सरफेस एरिया ए है एंड इफ दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, then the capacitance is equal to epsilon A over D, where epsilon is the permittivity of free space। और ये permittivity of free space epsilon इसका एक ये कांस्टेंट है बेसिकली, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 समथिंग कुछ करके वो आगे जाके आएगा बेसिकली। So if you know the surface area of the plates and if you know the distance between the plates, then you can easily calculate the capacitance of this capacitor using this formula epsilon A over D। ठीक है, इससे ज्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा।
अच्छा, इसी स्लाइड में नीचे बॉटम राइट के ऊपर लिखा हुआ है मॉडल फॉर अ नॉन आइडियल कैपेसिटर। इसमें आप ये देखें कि एक तो एक्चुअल कैपेसिटर का सिंबल ड्रॉ किया हुआ है और फिर ना कैपेसिटर के पैरेलल में एक लीकेज रेजिस्टेंस की बात हो रही है। मैं इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हमने आइडियल कैपेसिटर ही डिस्कस करना है इस कोर्स में, लेकिन बस मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूं कि ये जो नॉन आइडियल कैपेसिटर में ये जो एक पैरेलल में लीकेज रेजिस्टेंस आ गया, ये उस लीकेज करंट की वजह से है जो मैंने कहा था कि जो बिटवीन द प्लेट्स फ्लो करता है, जो कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है आपका, ये जो इंसुलेटेड मटेरियल है, इसमें से भी एक करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज प्लेट टू द नेगेटिवली चार्ज प्लेट। तो चूंकि करंट फ्लो करता है और उसको कोई रेजिस्टेंस मिलती है फ्रॉम दैट इंसुलेटेड मटेरियल, तो उस रेजिस्टेंस को मॉडल करने के लिए ये लीकेज रेजिस्टेंस जो है वो यूज होता है बेसिकली। ठीक है, तो लेकिन हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। हमने आइडियल रेजिस्टर, आइडियल कैपेसिटर और आइडियल इंडक्टर्स ही इस कोर्स में डिस्कस करने, हमने नॉट आइडियल जो है पैसिव एलिमेंट्स वो हमने यूज नहीं करने। ठीक है, तो इसको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब हम उस पे आ जाते हैं कि ये जो रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड वी जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, सिर्फ स्टेट किया था कि आई सी टी इज इक्वल टू सी टाइम्स डी वी सी टी बाई डी टी। अच्छा, इसमें अब मैं दोबारा वापस क्या कहती हैं अपने वाइट बोर्ड पे आ रहा हूं। अच्छा, तो हमने ये स्टेट किया था कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो QCT है दैट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस C टाइम्स VCT। अभी हमने पीछे ये देखा। अच्छा, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि जो करंट है ICT दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ QCT विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तो जिसे कहते हैं बाय डेफिनेशन करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, it has to be the rate at which charge is accumulating on the plates or the rate at which charge is being released from the plates, दोनों केसेस में। तो इस फॉर्मूले को अगर हम इसको यहाँ पुट करें और हमें पता है कि QCT C टाइम VCT, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ C टाइम्स VCT ओवर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट हो, अगर हम अज्यूम कर लें कि जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं हो रही, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, तो उसको आप डेरिवेटिव से बाहर ला सकते हैं। तो वंस यू टेक कैपेसिटेंस आउटसाइड, ये बन जाएगा C टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ VCT विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स इट। तो ये बड़ा जो एक सिंपल जो बाय डेफिनेशन जो हमारे पास रिलेशनशिप है Q और C का, उससे हमारे पास ये I और V का रिलेशनशिप आ गया। ठीक है, तो ये ICT इज इक्वल टू C टाइम DVCT, ये यहां से आया। अच्छा, अब यही जो रिलेशनशिप है हम, एक्सक्यूज मी सर, वो स्टूडेंट्स ने इनबॉक्स किए हैं मैसेजेस में कुछ क्वेश्चंस, तो वो कह रहे थे अगर काइंडली उनको उनका आंसर मिल जाए। इनबॉक्स वो चेकआउट कर लें सर मैसेजेस में। इनबॉक्स में कि चैट में? चैट में सर, हाँ, चैट में कुछ मैसेजेस उनने किए हैं सर, तो आप चेक कर लें सर। वो क्वेश्चन स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ इशू आ रहा है, तो उनको आप ना काइंडली थोड़ा बता दें। अच्छा, देखिए मैंने आपको ये बताया है कि जो डाइलेक्ट्रिक है ना, इसकी डिटेल डिस्कशन में मैं नहीं जाना चाह रहा। ठीक है कि नहीं, वो इस सिलेबस में आपको उसकी जरूरत नहीं है। आई होपफुली शायद आगे अगले सेमेस्टर में जाके आप, आई बिलीव सो सर्किट एलिमेंट्स जो है उसका जो अंडरलाइन कंस्ट्रक्शन कैसे होती है उसकी डिटेल्स आप डिस्कस करेंगे। इसमें जाने की भी आपको जरूरत नहीं है, ये हमारा मेन फोकस नहीं। ठीक है, हमारा मेन फोकस ये है कि यू शुड नो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन Q, C and V. You should know what is the relationship between the current flowing through the capacitor and the voltage across it. और आपको ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि this relationship is valid for an ideal capacitor which behaves like a linear circuit element. That's it. और आपको फॉर्मूला जो है उसको अप्लाई करना आना चाहिए कि C is equal to epsilon A over D, where A is the surface area of the plates, D is the separation, और epsilon is the permittivity of free space, जो कि कांस्टेंट होता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता क्या है, बनता कैसे है? अमूमन लफ्ज डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल होता है ये कैपेसिटर्स की कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्टेक्स्ट में। इंसुलेटर, तो आप इंसुलेटर एक जनरल टर्म है विच इज यूज्ड फॉर एनी मटेरियल which
ऑफर्स वेरी हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट, या जिसमें से नेग्लिजिबल करंट फ्लो करे, एनी मटेरियल which offers very high resistance to the flow of current to the extent कि जो resistance है वो almost negligible हो या बिल्कुल जीरो। ठीक है, जो इंसुलेटर है उसका मटेरियल ऐसा है कि इट इज नॉट कंड्यूसिव फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक जो है अमूमन वो कैपेसिटर के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है कि इट इज द मटेरियल व्हिच इज फिल्ड इन अ स्पेस बिटवीन द टू कंडक्टिंग मेटालिक प्लेट्स। ठीक है, तो इसका सादा सा जवाब ये कि इंसुलेटर मोर जनरल टर्म है, डाइलेक्ट्रिक आप कह लें कि इट इज काइंड ऑफ मोर यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो इसका सिंपल सही है। kindly sir tell about VOC calculations। यार VOC ये तो पिछले टॉपिक की बात है यार, हम कैपेसिटर के ऊपर पहुंच चुके हैं। अब आपको कैपेसिटर पहुंचे तो अब आपको याद आ रहा है कि ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है। अजीब बात सर वो पहले मैसेज किया था सर, वो हो गया था क्लियर, वो नेट का इशू था सर, वो हो गया क्लियर सर। अच्छा ठीक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक लीकेज करंट, यस लीकेज करंट जो है वो डाइलेक्ट्रिक में से ही फ्लो करता है, यस। और चूंकि वो हमने जो कन्वेंशन ली हुई है वो ये ली है कि पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाता है करंट, तो वो आप समझ लें कि वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाता है, यस। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि लीकेज, चूंकि हमने आइडियल कैपेसिटर्स डिस्कस करने इस कोर्स में, ठीक है कि नहीं, हमने नॉन आइडियल कैपेसिटर डिस्कस, मैंने आपको पहले बताया था कि इस कोर्स की जो कोर्स आउटलाइन है वो मैंने नहीं बनाई, वो अंडर OBE वो फिक्स्ड हो गई भी है। मैंने उस कोर्स आउटलाइन को फॉलो करना है, मैंने आपके CLOs जो हैं वो पूरे करने, वरना ये नॉन आइडियल रेजिस्टर, नॉन आइडियल इंडक्टर्स, नॉन आइडियल कैपेसिटर, इसके ऊपर हम बेइंतहा डिस्कशन कर सकते हैं, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन चूंकि मैंने आपके सिलेबस के स्कोप के विदिन रहना है, इसलिए मैं आपको जो आपके सिलेबस के स्कोप में इतनी नहीं है बात, उसमें ज़ाहिर बात है टाइम हमें ज़ाया करने की जरूरत नहीं है, एज सिंपल एज दैट। नहीं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कैपेसिटेंस इजंट अफेक्टेड बाय वोल्टेज, ये हमारी अजम्पशन है। ठीक है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो चार्ज है, चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन द कैपेसिटर, इट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये हमारी अजम्पशन है। एंड दिस इज ट्रू फॉर एन आइडियल कैपेसिटर। आइडियल कैपेसिटर के लिए ये ट्रू है, फॉर नॉन आइडियल कैपेसिटर दिस मे नॉट बी ट्रू। ठीक है, ये बात याद रखें, फॉर नॉन आइडियल कैपेसिटर दिस मे नॉट बी ट्रू। ठीक है, वहां फिर हो सकता है कि कैपेसिटी इटसेल्फ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वेरी कर रही हो, और हो सकता है कि चार्ज और वोल्टेज के दरमियान कोई डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशनशिप भी ना हो। But as far as ideal capacitor, अभी से एक बात याद रखें, as far as ideal capacitor is concerned, Q is proportional to V। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। समझ आ रही है बात की? ओके, ठीक हो, अब हम आगे चलते हैं। अब मैं स्लाइड्स पे दोबारा आ रहा हूँ, उसके बाद दोबारा। अच्छा, अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने डिस्कस करनी है वो ये कि अब चूंकि हमें मालूम पड़ गया है कि जो ICT है इट इज इक्वल टू C टाइम्स dVCT by dt, ये हमारे पास जनरल रिलेशनशिप है। तो अगर आप स्लाइड को अब देखें तो इसी इक्वेशन से आप VCT का एक्सप्रेशन भी डिराइव कर सकते हैं। और अगर इस स्लाइड में आप देखें, इसी स्लाइड के अंदर ये जो VCT का रिलेशन जो ड्राइव किया हुआ है बेसिकली वो इसी इक्वेशन को यूज करते हुए किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब हम ये देखेंगे ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे हुआ, लेट्स सी हाउ। तो उसके लिए हम दोबारा व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं। देखें, अब ये बेसिक कैलकुलस है। अब मेरे ख्याल आप कैलकुलस का कोर्स पढ़ भी रहे हैं, तो मेरे ख्याल इतना मुश्किल नहीं होगा आप लोगों के लिए मेरी इस बात को समझना। देखिए, चूंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, मैं कहूं इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक C टाइम्स, मैं इसको ऐसे कर देता हूं, दिस इज इक्वल टू, मैं भी थोड़ा सा गैप ले हैं और यहां भी हम कर देते हैं C टाइम्स dVCT by dt, इस तरह कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है,
दिस गोइंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी। अब चूंकि मैंने अपर लिमिट टी ले ली है तो जो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, लेट्स कॉल इट एक्स एंड लेट्स कॉल इट डी एक्स। और यहाँ भी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी। और यहाँ भी चूंकि मैंने वो, क्योंकि ये एक्स डमी वेरिएबल है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, चूंकि मैंने अपर लिमिट को टी से रिप्लेस कर दिया तो अब इसको मैं एक्स कह देता हूँ, इसको भी एक्स कहता हूँ। एक्स बेसिकली यहाँ मुराद टाइम ही है और यहाँ भी मैं ले आता हूँ डी एक्स। ठीक, दोनों साइड को मैंने विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेट करना। अच्छा, अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे बताएं कि ये चीज किसके इक्वल होगी, एनीवन? डीवीसी बाय डीएक्स डीएक्स ये किसके इक्वल होगा? सो वोल्टेज के। वोल्टेज के नहीं भाई, ये ओवरऑल डिफरेंशियल किसके इक्वल होगा? इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को मैं किससे रिप्लेस करूं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वी ऑफ टी से। यार वी ऑफ टी से कि डीवीसी से? वीसी से कि डीवीसी से? रेट ऑफ चेंज वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यार आप लोग कैलकुलस से नहीं पढ़ रहे? सर डीबीसी से। डीवीसी से, डीवीसी से भाई, डीवीसी। अच्छा, आप लोग कैलकुलस की क्लास पढ़ रहे हो ना वैसे? सर यस Yes, सर sir. यस Yes, सर। sir. तो उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस पे नहीं आया अभी तक? नो सर। नो नहीं सर, सर नो अभी नहीं सर। आया। नो अच्छा, सर। ये बात याद रखें फिर कि जब आप इस तरह करते हो ना, dy by dx into dx, अब this is equal to dy। टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस होता है। dy by dx into dx is dy। और ये इसलिए नहीं है कि ये dx और dx कैंसिल आउट हो जाए, ये ऐसे नहीं है, ये फ्रैक्शन नहीं है dy by dx, ये ओवरऑल रिजल्ट इज dy। ये भी आप डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ोगे जाके 12। तो इफ यू यूज दिस result from the first principle of calculus, तो you can replace this whole stuff by dvcx। ठीक है, तो अब हम इस तरह कर लेते हैं, इसको हम खाली कह देते हैं dvcx हो। अच्छा, इतनी बात होगी। अच्छा, अब हम एक अजम्पशन करने लगे। वो अजम्पशन बेसिकली ये है कि हम ये अज्यूम करेंगे कि आप देखें ना कि इस इंटेग्रल जो है इसकी लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी और अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी है। तो पहले जब आप इस इंटेग्रल को सॉल्व करने जाओ, क्योंकि देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब ये सी तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। इधर हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी टू टी और इधर हमारे पास है डीवीसी। अब उस पर एक्स पे जो डिपेंडेंसी मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ने लगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो you would require computation of the voltage across the capacitor at time t and at time minus infinity। ये मैं बेसिकली बात इसलिए कर रहा हूँ, अगर मैं जरा बैक पेज पे जाता हूँ, कहने का मतलब बेसिकली ये है कि देखो अगर आपको ये कहा जाए इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी और आपको कहा जाए इंटीग्रेट डी वाई, खाली डी वाई, 1 टाइम्स डी वाई। अब 1 का इंटीग्रल क्या होता है? 1 का इंटीग्रल होता है खाली वाई। वाई अब चूंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी, तो बेसिकली आपने वाई को कंप्यूट करना है एट टी और माइनस करके आपने वाई को कंप्यूट करना है एट माइनस इन्फिनिटी, तभी इंटीग्रल निकलेगा ना। बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन ऐसी होती है ना कि पहले आप फंक्शन को कंप्यूट करो अपर लिमिट पे, फिर फंक्शन को कंप्यूट करो लोअर लिमिट पे। क्यों भाई, ऐसी है ना बात? आपको इन दो लिमिट्स में फंक्शन को वैल्यूएट करना है कि नहीं करना? तो इसी तरह जब मैं ये कह रहा हूं इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी डीवीसी 1 टाइम्स डीवीसी, तो अब 1 का इंटीग्रल खाली वीसी आएगा, तो वीसी टी माइनस इन्फिनिटी, तो इसका आंसर होगा वीसी इवैल्यूएटेड एट टी माइनस वीसी इवैल्यूएटेड एट माइनस इन्फिनिटी। ये बात समझ आ रही है सबको? सर ये एक बार फिर बता दें जरा। भाई ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है कि नहीं है? क्या ख्याल है, ये है सिंपल इंटीग्रेशन कि नहीं है? ये बताओ ना भाई। यस सर, अब अपर लिमिट से लोअर लिमिट माइनस करते हैं। पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे और फिर लोअर। अच्छा, लेकिन आप लोगों ने मेरे से एक सवाल नहीं पूछा, वो ये कि आप देखा कि ये आप वीसीटी क्या कर रहे हैं? अपर लिमिट तो डायरेक्टली वेरिएबल में आती है, ये तो आना चाहिए टी माइनस माइनस इन्फिनिटी। ये वीसीटी माइनस वीसी माइनस, ये क्या आ रहा है? सर वो साथ एक्स था उसकी जगह आया। हाँ भाई, क्योंकि ये जो लिमिट्स हैं ये वीसी की लिमिट्स नहीं है ना भाई, ये एक्स की लिमिट्स थी। वरना तो आप पहले लिमिट्स भी चेंज करते हो ना भाई, क्या ख्याल है?
पहले आप लिमिट्स चेंज करते हो ना। देखो ना, आपने जो dx का डिफरेंशियल था उसको vc के डिफरेंशियल से रिप्लेस किया, तो या तो आप इधर ही पहले इसी स्टेप में लिमिट्स भी रिप्लेस कर दो, इधर लिख दो इसको vct और इधर लिख दो vc माइनस इन्फिनिटी, ठीक है कि नहीं? तो फिर वो एंड में आंसर वही आ जाएगा। फिर इधर क्या होगा, इधर फिर जब आप यहां लिखोगे vct और इधर लिखोगे माइनस और यहां लिखोगे vc माइनस इन्फिनिटी, फिर यहां फिर वो चीज आ जाएगी vct और vc माइनस इन्फिनिटी। तो हाँ, फिर आप डायरेक्ट vc की जगह vct पुट करोगे और फिर माइनस करके vc की जगह vc माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे, तो आंसर इवेंचुअली वही आएगा बेसिकली आपके पास। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। हाँ, क्योंकि आपने x की लिमिट्स को फिर आप vc की लिमिट से रिप्लेस करना है ना। तो कहने का मतलब ये है कि यू रिक्वायर द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट माइनस इन्फिनिटी। अब इसमें हम एक अजम्पशन करने लगे। अजम्पशन बेसिकली ये है कि हम ये एज्यूम करेंगे, वी विल एज्यूम दैट द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट माइनस इन्फिनिटी इज जीरो। लेकिन याद रखें ये अजम्पशन है, वी विल एज्यूम दिस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दिस अजम्पशन इज ट्रू, ठीक है? माइनस इन्फिनिटी का मतलब है बहुत अरसा पहले, मतलब जब से आपने अपनी एनालिसिस शुरू की है उससे बहुत देर पहले, इनडेफिनेट पीरियड पहले। तो आई थिंक दिस इज नॉट अ बैड अजम्पशन। मतलब इसका बेसिकली मतलब यह है कि कोई ऐसा वक्त था जब कैपेसिटर अनचार्ज था और उसमें कोई वोल्टेज नहीं थी। बेसिकली इसका यह मतलब है कि ऐसा नहीं था कि ये जिस कैपेसिटर को आप एनालाइज करने लगे हो ये हमेशा से ही इसके ऊपर कोई वोल्टेज थी। कभी ना कभी कोई ऐसा वक्त था जब इस कैपेसिटर में वोल्टेज नहीं थी। इसका बेसिकली मतलब ये, ठीक है? तो हम ये अजम्पशन करेंगे। इफ यू यूज दिस अजम्पशन तो फिर ये जो है c टाइम्स इंटेग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू t dvc, फिर ये क्या बन जाएगा? हम अगर मैं अब इसको सारे को रिमूव करके इधर लाऊं तो ये बनेगा c टाइम्स, पहले वो इंटेग्रल आएगा vc, ऊपर आएगा चलो आप एक्चुअल लिमिट्स ले आते हैं, ऊपर आएगा vc इवैल्यूएटेड एट t, नीचे आएगा vc इवैल्यूएटेड एट माइनस इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा c टाइम्स vct माइनस vc माइनस इन्फिनिटी। अब चूंकि इसको हमने जीरो किया हुआ, ये आ जाएगा c टाइम्स vct, ठीक है? तो ये जीरो हो गया, ठीक है? अब इस c को नीचे ले जाएं तो हमने vc को सब्जेक्ट बनाना, इस c को नीचे ले जाएं तो ओवरऑल जो हमारे पास फिर आंसर आएगा वो ये आएगा। मैं 1/c इधर ले आता हूं, इधर आ जाएगा vct, दिस इज आवर आंसर। अच्छा, इसमें भी मैं इसको इस तरह करके लिखता हूं, vct को लेफ्ट साइड पे ले आता हूं, तो ये आएगा vct will be equal to 1/c integral minus infinity to t, इधर क्या था यार, ix dx था ना मेरा ख्याल, क्या लिखा हुआ था यार यहाँ? आई था, हाँ आई था, ICX, हाँ ICX dx, या ओके। तो अच्छा, अमूमन ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्म में यूज नहीं होता, इसको हम एक और फॉर्म में यूज करते हैं। वो फॉर्म क्या मैं आपको बताता हूँ। वो ये होती है कि जब भी आप अपने कैपेसिटर को एनालाइज करने लगते हैं तो जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप एनालाइज करते हैं, जिसको आप इनिशियल टाइम कहते हैं, हाँ vc माइनस इन्फिनिटी इज जीरो, भाई यही तो बात बताई है मैंने, vc माइनस इन्फिनिटी इज जीरो, यस दिस इज ट्रू। हाँ, एज्यूम कि वोल्टेज एट टाइम इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी इज जीरो, इसका यह मतलब है vc माइनस इन्फिनिटी इक्वल जीरो का मतलब है कि एट t इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी vc t इज जीरो, इसका यह मतलब। और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या? इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि वेरी फार अवे इन द पास्ट देयर वाज अ टाइम व्हेन दिस वोल्टेज वाज जीरो। जो भी कैपेसिटर आपके सामने है, ठीक है, वेरी फार अवे इन द पास्ट कभी ना कभी तो इसकी वोल्टेज जीरो थी ना। बेसिकली ये इंफॉर्मेशन उस सिचुएशन को कैप्चर कर रही है। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। हाँ, तो अब उम्मन होता ये है कि अगर फर्ज करें मैं यही जो इंटेग्रल है इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, 1/c माइनस इन्फिनिटी टू सम टाइम t नॉट ix dx प्लस t नॉट टू t ix dx। लेकिन मैं अपने इस ओवरऑल इंटेग्रल को इन दो इंटेग्रल्स में डिवाइड कर सकता हूं। क्या ख्याल है आप सबका?
यस सर। ठीक है। हाँ, अच्छा अगर अब आप सिर्फ इतने पोर्शन पे फोकस करें, अच्छा यहाँ भी 1/c आएगा क्योंकि जाहिर बात है वो दोनों इंटीग्रल से इधर भी 1/c आएगा। अच्छा अगर आप सिर्फ इतने पोर्शन को देखें और इसको आप जनरल एक्सप्रेशन से अगर आप रिलेट करें तो दिस इज बेसिकली नथिंग बट द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एट टाइम t नॉट। सिर्फ इतने पोर्शन को अगर आप देखें, दिस इज नथिंग बट vc t नॉट। VCT जनरल एक्सप्रेशन क्या है कि जो यहां आर्गुमेंट में आ रहा है वहां तक आपने -इन्फिनिटी से लेके वहां तक आपने इंटीग्रेट करना है। तो अगर आप सिर्फ इतने पोर्शन को देखें, इसमें क्या हो रहा है, -इन्फिनिटी से आप t नॉट तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इफ यू कंपेयर इट विद द जनरल एक्सप्रेशन, दिस इज नथिंग बट VCT नॉट। इससे आप एग्री कर रहे हैं? यस सर। हाँ, तो फिर अगर आप इसको यूज करें तो यू विल गोना गेट समथिंग लाइक दिस। तो फिर इवेंचुअली जो हमारे पास इवेंचुअली जो एक्सप्रेशन आएगा वो ये आएगा, VCT इज इक्वल टू VCT नॉट प्लस इंटीग्रेट t नॉट टू t ix dx। ये आपके पास आ गया। अमूमन ये फॉर्मूला सर 1/c भी है। जी थैंक यू, 1/c भी। ये फॉर्मूला अमूमन इस फॉर्म में यूज होता है। अच्छा ये जो t नॉट है ना, बेसिकली इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ये t नॉट वो पॉइंट ऑफ टाइम है जिस पे आपने अपने कैपेसिटर को एनालाइज करना शुरू किया। ठीक है, बात समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? -इन्फिनिटी t इक्वल्स टू -इन्फिनिटी का मतलब है वेरी फार अवे इन द पास्ट। तो मैं ये लिख देता हूं, t इज इक्वल टू -इन्फिनिटी मींस फार अवे इन द पास्ट, फार अवे इन द पास्ट। और t इक्वल्स टू t नॉट, ये वो टाइम है, द टाइम एट विच यू स्टार्ट योर एनालिसिस, टाइम एट विच you start analysis। ये the time at which you start analysis, इसको आप इनिशियल टाइम भी कह सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, अब ये t नॉट की वैल्यू 0 भी हो सकती है। हम ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि द टाइम एट विच यू स्टार्ट योर एनालिसिस, लेट्स कॉल इट t इक्वल्स टू 0। ठीक है, और फिर 0 से आगे फिर बाकी सारी चीजें स्टार्ट होती है। तो t नॉट अमूमन 0 भी होता है, बट इन जनरल t नॉट इज द टाइम एट विच यू स्टार्ट योर एनालिसिस। ठीक है, क्योंकि मुमकिन है कि आपका जो ओवरऑल एनालिसिस है वो इस टाइम से पहले स्टार्ट हुआ हो। ठीक है, लेकिन फिर कुछ देर के बाद आपने अपने कैपेसिटर को एनालाइज करना शुरू किया, तो फिर जाहिर बात है आप वो टाइम जिसमें आपने अपने कैपेसिटर को एनालाइज करना शुरू किया है और वो टाइम जिसमें आपने अपने ओवरऑल एनालिसिस शुरू किए थे, उसमें फर्क हो सकता है। इसलिए t नॉट could be a value z, it could be a value equal to 0 or it could be a value other than 0। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने अपने कैपेसिटर को कब से एनालाइज करना शुरू किया। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। हाँ, तो अब हम स्लाइड पे दोबारा आ जाएं। सो दिस इज व्हाट वी हैव। ठीक है, तो VCT इज इक्वल टू 1/c t नॉट टू t ic tau। उसने वेरिएबल tau यूज किया, मैंने x यूज कर दिया, उससे फर्क कोई नहीं पड़ता, ये डमी वेरिएबल्स होते हैं। d tau प्लस VCT नॉट। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब ऊपर बड़े इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स लिखे हुए, उसमें पहला पॉइंट है कि a capacitor acts as an open circuit when connected to a DC voltage source। ये मुझे कौन समझाएगा? Why is this the case? जो करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप है बोल रहा, देखें, ICT इज इक्वल टू C टाइम्स D VCT DT। IV है ना, ऑफ कोर्स मैं इसमें एज्यूम कर रहा हूं कि पैसिव साइन कन्वेंशन फॉलो हो रही है, ये हमेशा आपने याद रखना। सर इसकी वजह के डीसी के अंदर VCT 0 हो जाएगा, हाँ, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यस, तो बेसिकली चूंकि ICT 0 होगा, तो ICT 0 किस चीज की अलामत होती है? ओपन सर्किट की। हमने बेसिकली क्या कहा था? हमने कहा था कि अगर किसी सर्किट के किसी ब्रांच में से अगर 0 करंट फ्लो कर रहा है, इट मींस व्हाट? इट मींस दैट ब्रांच इज बिहेविंग लाइक एन ओपन सर्किट। Do you agree with this or not? Yes sir। यस सर। यस सर। और ये जो, हाँ, और ये जो दूसरा पॉइंट है,
इस पॉइंट की सिग्निफिकेंस ज्यादा पता चलेगी जब हम ट्रांजिएंट सर्किट एनालिसिस करेंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर। वो ये है कि अ कैपेसिटर इंपीड द अब्रप्ट चेंज ऑफ इट्स वोल्टेज। इसका मतलब बेसिकली क्या है, मैं दो सिनेरियोज आपको बता देता हूं। देखें, एक तो सिनेरियो होता है कि लेट्स सपोज आपके पास वही जो हमने पहले एग्जांपल डिस्कस की थी, लेट्स से एक 12 वोल्ट सप्लाई है प्लस माइनस 12 वोल्ट की, आपने एकदम से इसको एक कैपेसिटर के साथ लगा दिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर की वोल्टेज फौरन 12 वोल्ट नहीं हो जाएगी, एक ट्रांजिएंट फेज होगा जिसमें करंट भी फ्लो करेगा। ठीक है, अच्छा अब देखें, क्या ये ऊपर वाले पॉइंट से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा? वैसे ऊपर वो तो कह रहे हैं कि अ कैपेसिटर एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू अ डीसी वोल्टेज सोर्स, लेकिन यहां मैं कह रहा हूं कि भाई अगर आप एक 12 वोल्ट सप्लाई कांस्टेंट डीसी सप्लाई को कैपेसिटर से जोड़ो तो एक ट्रांजिएंट फेज होता है जिसमें करंट फ्लो करता है। तो ये और ये क्या एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे? नहीं, ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं क्यों। ये जो स्टेटमेंट है ना कि अ कैपेसिटर एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू अ डीसी वोल्टेज सोर्स, ये वो स्टेट है जो कि इवेंचुअली अचीव होती है। एक ट्रांजिएंट फेज होता है जिसमें इनिशियली करंट फ्लो करता है, लेकिन इवेंचुअली फिर करंट जो है वो जीरो हो जाता है। एक ट्रांजिएंट फेज के बाद एक स्टेबल स्टेट आती है। ठीक है, उस स्टेबल स्टेट के अंदर फिर कैपेसिटर बिहेव्स लाइक एन ओपन सर्किट। लेकिन शुरू में जब आप एक अनचार्ज कैपेसिटर को एक डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट करोगे तो इनिशियली एक ट्रांजिएंट फेज ऐसा होगा जिसमें करंट फ्लो करेगा, क्योंकि जाहिर बात है कैपेसिटर में चार्ज होना ना, वो फेज होता है जिसमें कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है। इवेंचुअली जब कैपेसिटर की वोल्ट, इस केस में जब कैपेसिटर की वोल्टेज एग्जैक्टली 12 वोल्ट के इक्वल हो जाएगी तो करंट जीरो हो जाएगा। नाउ दिस कैपेसिटर विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट। ठीक है, तो वो जो ट्रांजिएंट फेज है ना बेसिकली उसमें करंट फ्लो करता है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है कि कैपेसिटर बिहेविंग लाइक एन ओपन सर्किट, दिस अप्लाइज टू बेसिकली जब वो स्टेबल स्टेट आ जाती है। इस पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आरएलसी और आरसी सर्किट्स के अंदर। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया कि अगर इसके ऊपर 0 वोल्टेज थी और आपने 12 सप्लाई लगा दी तो वो 0 वोल्टेज एकदम से 12 पर नहीं चली जाएगी, ग्रेजुअली जाएगी। एक ट्रांजिएंट फेज होगा, ग्रेजुअली 0 से 12 जाएगी। इसके बरक्स अगर आप अब ये 12 वोल्ट सप्लाई हटा दें, ठीक है, और साथ ही एक रेजिस्टर लगा दें, तो इसके क्रॉस जो 12 वोल्ट की डीसी वोल्टेज है वो एकदम से जीरो नहीं हो जाएगी। जाहिर बात ये चार्ज कैपेसिटर, ये 12 वोल्ट तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज थी ये डिक्रीज होगी, लेकिन ये भी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगी। ठीक है कि नहीं? तो दोनों केसेस में जब अक्रॉस इसके वोल्टेज कैपेसिटी अक्रॉस वोल्टेज जीरो थी तो वो फौरन 12 वोल्ट नहीं हो जाएगी, और जब आप 12 वोल्ट सप्लाई हटा के एक रेजिस्टिव लोड भी लगा दें तो वो 12 वोल्टेज जो 12 वोल्ट की वोल्टेज है वो एकदम से डिक्रीज भी नहीं करेगी, वो सडनली डिक्रीज भी नहीं करेगी। इस फिनोमेना को कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ वोल्टेज ऑफ अ कैपेसिटर, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ अ वोल्टेज, कंटिन्यूटी ऑफ अ वोल्टेज ऑफ अ कैपेसिटर वोल्टेज। ठीक है, कि ना ही सडनली इंक्रीज करती है ना ही सडनली डिक्रीज करती है। इसकी इंपॉर्टेंस आपको चैप्टर नंबर 6 में जाके पता चलेगी। अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो जैसे हमने पावर स्कोप में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पढ़ी हुई थी वही चीज है तकरीबन ये। आप हाँ ऑफ कोर्स, हाँ, वो जो जब सप्लाई लगाई थी तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा था। Exactly. जब आपने रेजिस्टिव लोड लगाया तो वो डिस्चार्ज होगा चार्ज। जी सर, आगे मैंने लाइट वगैरह भी चलाई थी। ठीक, अच्छा चलिए, आपने एक्सपेरिमेंटेशन इसके ऊपर कर लिया, वेरी गुड, गुड ना, वेरी गुड, फिर तो आपको ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। गुड, ठीक होगी, बिल्कुल ठीक होगी, ठीक है। तो वो चैप्टर, लेकिन हम ये कि हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर ये जो ट्रांजिएंट एनालिसिस जब करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगी। उसमें फिर वो एक्सपोनेंशियली जिस तरह ग्रो करता है कैपेसिटर और उसका चार्ज डिके करता है, वोल्टेज भी एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, डिके करती है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जब हम फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर सर्किट्स डिस्कस करेंगे। अब हम आ जाते हैं कि जो पावर का एक्सप्रेशन है फॉर अ कैपेसिटर। पावर का एक्सप्रेशन बेसिकली यूनिवर्सल है। तो पावर इज ऑलवेज इक्वल टू आई इंटू वी। वो चाहे आप रेजिस्टर की बात करें, चाहे किसी क्या कहते हैं एक्टिव एलिमेंट की बात करें,
करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, जितने भी सर्किट एलिमेंट है, चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, सबके लिए पावर का फॉर्मूला यही है, पावर इज इक्वल टू आई वी। वो और बात है कि जो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनके लिए जब आप पावर निकालते हो तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो पावर डिलीवर्ड होती है, पावर जनरेटेड या पावर डिलीवर्ड। और पैसिव एलिमेंट्स के केस में मोस्ट ऑफ द टाइम वो पावर एब्जॉर्ब होती है, ये पावर स्टोर्ड होती है। तो बहरहाल कैपेसिटर के केस में जारी बात है पावर रिसीव्ड होगी इन सम केसेस, क्योंकि जारी बात है अभी आप चूंकि आपने देखा था कि कैपेसिटर कैन आल्सो बिहेव लाइक अ पावर डिलीवरेंस डिवाइस। जैसे जब आपने एक चार्ज कैपेसिटर को एक रेजिस्टिव लोड के साथ कनेक्ट किया था तो फिर जो कैपेसिटर है बेसिकली वो पावर सप्लाई कर रहा था रेजिस्टिव लोड को, ठीक है कि नहीं। तो ये कैपेसिटर और इंडक्टर्स ये ऐसे पैसिव एलिमेंट्स हैं, दे कैन आल्सो बिहेव लाइक पावर सप्लायर्स, ठीक है। 12 तो चूंकि पावर का यही फॉर्म, और अगेन जो पैसिव साइन कन्वेंशन है पावर के केस में वो हमेशा यूज करनी है आपको। अगर आपको याद हो हमने कहा था कि इफ पावर इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड तो पावर का साइन नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। इफ पावर इज बीइंग डिलीवर्ड तो पावर का साइन नेगेटिव आएगा। तो आपको याद होगा हमने ये बात डिस्कस की थी कि लेट्स सपोज यू हैव एनी सर्किट एलिमेंट, उसके अक्रॉस वोल्टेज ये है और करंट आई इस तरह आ रहा है, तो पावर का फॉर्मूला था V into I without any negative sign appearing in the equation. And now this circuit element could represent an active circuit element like a voltage or a current source, or it could represent a passive circuit element like resistor, capacitor or inductor, ठीक है। तो अगर I पॉजिटिव से एंटर हो रहा है तो P will be equal to VI without any negative sign। अगर I पॉजिटिव से एग्जिट कर रहा है तो P will be equal to minus V into I। ये पैसिव साइन कन्वेंशन हमेशा आपने यूज करनी है, ठीक है, व्हेन यू आर यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द पावर। अब यहां उसने कहा है PCT इज इक्वल टू ICT टाइम्स VCT, ठीक है कि नहीं। तो मैं अब व्हाइट बोर्ड पे दोबारा आ जाऊं, तो मैं व्हाइट बोर्ड पे दोबारा आ रहा हूं। तो अब चूंकि इसने किया हुआ है PCT इज इक्वल टू ICT इंटू VCT, ये व्हाइट बोर्ड पर दोबारा आ जाए। चूंकि यहां नेगेटिव से अपीयर नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि उसने I और वोल्टेज की जो लेबलिंग है वो इट इज कंसिस्टेंट विद पैसिव साइन कन्वेंशन, मींस कि ये ICT है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है और ये VCT है, और I पॉजिटिव से एंटर हो रहा है। उसने ये एज्यूम किया हुआ कि ये हमारी लेबलिंग है I और V की, और फिर उसने ये पावर का फॉर्मूला यूज किया हुआ, ठीक है। तो जब भी आपका पावर का फॉर्मूला ये यूज किया हो तो आप एज्यूम कर लें कि I और V जो है उनकी जो लेबलिंग है इट इज कंसिस्टेंट विद पैसिव साइन कन्वेंशन, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी। तो ICT इज इक्वल टू ICT इंटू VCT, और हमने अभी जो ICT का जो एक्सप्रेशन था जो पीछे हमने डिराइव किया था कि ICT वाज इक्वल टू C टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ VCT, वो अगर इसमें आप प्लग इन करें तो ये हमारे पास आ जाएगा ICT की जगह आएगा C टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ VCT विद रिस्पेक्ट टू टाइम इनटू VCT। एक ये हमारे पास फॉर्मूला हो सकता है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा। तो और फिर आप क्या कहते हैं इस फॉर्मूले को यूज करते हुए फिर आप आगे क्या कहते हैं एनर्जी सप्लाइड या एनर्जी डिलीवर्ड टू अ कैपेसिटर, वो उसका फॉर्मूला भी आप डिराइव कर सकते हैं। इसको अगर मैं अब थोड़ा सा मोर फेवरेबल फॉर्म में इसको लिख दूं तो बेसिकली ये होगा C इंटू VCT इंटू डेरिवेटिव ऑफ VCT विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जाहिर बात है कि ये VCT अलग है और इसका डेरिवेटिव वाली टर्म अलग है। ये इस VCT को इसके साथ मल्टीप्लाई करके V स्क्वायर T नहीं बनाना आपने, ये VCT अलग टर्म है और डेरिवेटिव वाली टर्म अलग से, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप x इंटू dx बाई dt कर रहे हैं, x इंटू dx डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर नहीं बन जाता, ठीक है। तो ये बस ये इंपॉर्टेंट बात। अच्छा फॉर्मूला ये हमारा किया। तो वंस यू नो द फॉर्मूला फॉर द पावर then you can derive the energy supplied, energy absorbed by a circuit element। वो किस तरीके से, वो इस तरीके से कि अगर आप WC कैलकुलेट करना चाहें which is nothing but the energy factor WCT
हेलो हेलो सर यार का नेटवर्क इशू आ रहा है हेलो नेटवर्क इशू आई थिंक सो सर का नेटवर्क हेलो। सर के नेटवर्क में आ रहा है ना इशू आवाज नहीं आ रही। हाँ जी सर के नेटवर्क सर स्क्रीन बंद पड़ी है, आप आवाज की बात कर रहे हो? सर आवाज नहीं आ रही यार लो मुझे जी तो आ रही है सर ने यार। मीटिंग छोड़ दी है वाह जी सर वाह। चले गए हैं। सर ने छुट्टी करा दी है। सर का दिल नहीं कर रहा सर कह अभी रहे वापस आएंगे। मैं छुट्टी आवाज पड़ाएगा वो हमें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी कि आवाज बादशाह आपको आ रही है? टीपी इज टू लेट। आता फवाद कहाँ से पढ़ाएगा? मेरी आवाज आपको मेरा आ रहा है या उनका आ रहा है? और चकवाल करो बादवा। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। चलो चलो ठीक है, मैं प्रेजेंटेशन यस सर आ रही है। जी सर आ रही है बारी बारी ठीक है। यस आ रही है सर। मैं अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर करने लगा हूं, तो उसके बाद फिर हम देख लेंगे। ओके सर। ओके सर। तो मीटिंग चल रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो एनर्जी सप्लाइड है, ये एनर्जी रिसीव्ड बाय द कैपेसिटर है, दैट कैन बी कंप्यूटेड बाय सिंपली इंटीग्रेटिंग द एक्सप्रेशन फॉर द पावर अप टू दैट टाइम टी। अगर आपने ये देखना है कि अप टू टाइम टी कितनी टोटल एनर्जी कैपेसिटर ने रिसीव की है, तो ये सिंपली नीड टू इंटीग्रेट द एक्सप्रेशन ऑफ द पावर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी। ठीक है, क्योंकि जो पावर, अगर आप वैसे भी अगर आपने वर्क डन निकालना हो या एनर्जी सप्लाइड निकालनी हो, तो एनर्जी बेसिकली इज इक्वल टू पावर टाइम्स पावर मल्टीप्लाई द टाइम इंटरवल। अगर आपने किसी टाइम इंटरवल में ये देखना हो कि इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल कितनी एनर्जी सप्लाई हुई है, रिसीव हुई है, तो आप पावर को उस टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई करते हो। लेकिन जाहिर बात है ये तब होता है जब पावर का एक्सप्रेशन कांस्टेंट हो। लेकिन अगर पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो, तो फिर आप पावर को इंटीग्रेट करते हो। तो हमने ये पावर और वर्क का जो और ये एनर्जी का जो रिलेशनशिप था, ये इन जनरल हमने पहले डिस्कस किया था, तो हम उसी रिलेशनशिप को बेसिकली यूज कर रहे हैं। तो एनर्जी रिसीव्ड बाय द कैपेसिटर टिल टाइम टी इज नथिंग बट इंटीग्रेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द पावर फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी। तो वो जो पावर का एक्सप्रेशन है, वो अगर आप यहाँ यूज करें तो ये हो जाएगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी कांस्टेंट सी, उसके बाद था वी सी एक्स टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ वी सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स और आगे डी एक्स। ठीक है, अब अगेन अगर आप इस डिफरेंशियल को देखें, डी वी सी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, तो दिस होल डिफरेंशियल विल बी रिप्लेस बाय डी वी सी। ठीक है, तो मैं इस पूरे के पूरे डिफरेंशियल को डी वी सी से रिप्लेस कर सकता हूं, ये बन जाएगा डी वी सी। ठीक है, अब मैं जो वी सी पे की जो एक्स पे डिपेंडेंस है उसको भी मैं निकाल देता हूं, क्योंकि हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वी सी बन गया। ठीक है, और यहां भी मैं टी की जगह पुट कर देता हूं वी सी टी, और यहां भी मैं पुट कर देता हूं वी सी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब और चूंकि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन सी है, वो कांस्टेंट है, हम सी को बाहर ले आते हैं। अब इसमें इन दोनों को मिटा के मैं दोबारा से इसको लिखने लगूं ताकि मेरे पास स्पेस आ जाए। तो ये सी टाइम्स इंटेग्रल फ्रॉम वी सी माइनस इन्फिनिटी टू वी सी टी वी सी डी वी सी। तो मैं इसको दोबारा लिखने लगा हूं, तो ये हमारे पास है कांस्टेंट सी इंटीग्रेट वी सी माइनस इन्फिनिटी टू वी सी टी, और ये आ जाएगा वी सी टाइम्स डी वी सी। ठीक है, अब अगर आपको याद हो इंटीग्रेट एक्स डी एक्स, एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स स्क्वायर ओवर 2। ये बेसिकली सिंपली बन जाता था एक्स स्क्वायर ओवर 2, और फिर आप वो अपर और लोअर लिमिट लगाते थे। तो यही अगर आइडिया आप यहां यूज करें, ये बन जाएगा सी, लोअर लिमिट है वी सी माइनस इन्फिनिटी, अपर लिमिट है वी सी टी, और ये बन जाएगा वी स्क्वायर टी, वी स्क्वायर सी ओवर 2। ठीक है, फिर आप पहले यहाँ वी सी टी पुट करें, फिर वी सी माइनस इन्फिनिटी पुट करें। तो अब मैं इन दोनों को मिटा के तो ये लिखने लूंगा, पहले मैं वी सी टी पुट करूंगा, फिर वी सी माइनस इन्फिनिटी पुट करूंगा, और सी कांस्टेंट बाहर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा सी, पहले आएगा वी सी टी उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2,
फिर आएगा माइनस VC ऑफ माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब क्योंकि हमने एज्यूम किया हुआ था कि VC माइनस इन्फिनिटी 0 है, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ C VCT होल स्क्वायर। दिस इज द टोटल एनर्जी इन joules रिसीव्ड बाय द कैपेसिटर। अगर आप कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं तो आफ्टर टाइम t कितना टोटल एनर्जी कैपेसिटर ने एब्जॉर्ब की है या रिसीव की है या स्टोर की है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो ये है हाफ C VCT स्क्वायर। ठीक है, तो ये, और जाहिर बात है चूंकि एनर्जी है ये joules में मेजर होती है। ठीक, अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें, मैं स्लाइड्स पे दोबारा जा रहा हूँ। कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें। एनी क्वेश्चन? मेरी आवाज आप सब? अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अब कुछ एग्जांपल्स हैं और वो सीरीज पैरेलल कैपेसिटर है, तो आई बिलीव 11 भी बचने वाले, लेकिन चलो हम कुछ एग्जांपल्स पहले डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस फ्यू एग्जांपल्स। तो एक तो सिंपल एग्जांपल है जिसमें जो पहली एग्जांपल है बेसिकली, जो कि कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने को कहती है। मैं स्लाइड्स पर ही हूं अभी, यूजिंग द फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। तो अगर आप इसको देखें, ये कैलकुलेट द एरिया ऑफ सिंपल पैरेलल प्लेट 1 farad capacitor। अच्छा, assume that the plates are separated by air with a distance of the thickness of one sheet of paper, that is this। हाँ, अच्छा, इसमें यह है कि उसने फॉर्मूला तो वही यूज करने को कहा है, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, लेकिन उसने C जो है कैपेसिटेंस जो है उसकी वैल्यू दे दी है। अच्छा, एक और बात मेरे से स्किप हो गई थी कि जो कैपेसिटेंस है दैट इज मेजर्ड इन फैरेड्स, और उसको F से आप डिनोट करते हैं। ठीक है, ये फैराडे था बेसिकली, सेंटेंस उसके नाम के ऊपर है। तो फैरेड जो है इससे इसको हम डिनोट करते हैं कैपेसिटेंस की वैल्यू, और इसका सिंबल होता है, लेटर होता है F से आप डिनोट करते हैं। इंडक्टर्स में हम हेनरीज को यूज करेंगे और उसको A से डिनोट करेंगे, तो ये फैरेज है। तो 1 farad कैपेसिटर है, क्या कहते हैं, तो D की वैल्यू दी हुई है, थिकनेस जो है बेसिकली वो D है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो एरिया निकालने को कहा है। और जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, यू विल ऑलवेज यूज दिस कांस्टेंट, 8.85 × 10⁻12 फैरेड ओवर मीटर। ठीक है, तो ये आप यूज करोगे, इन वैल्यूज को आप प्लग इन करो तो आपके पास जो एरिया ऑफ द प्लेट्स है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू बेसिकली आ रही है। वैसे इस पॉइंट को वैसे हम अगली बार डिस्कस करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इतनी बड़ी वैल्यू किलोमीटर स्क्वायर में आ रही है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, विल सी लेटर ऑन। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, वो डिस्कस करके तो फिर हम आज क्लास को खत्म करते हैं। गिव मी अ मिनट। अच्छा, तो अगर हम स्लाइड पे दोबारा जाएं, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि द वोल्टेज अक्रॉस अ 5 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज गिवन बिलो, डिटरमिन द करंट ऑफ द कैपेसिटर। अच्छा, अब इसमें हम एज्यूम ये करेंगे कि देखें ये हमारे पास कैपेसिटर है। पहले मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर ये प्लॉट बना लूं, फिर हम व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं। तो व्हाइट बोर्ड पे हमारा प्लॉट ऐसे बनेगा। ये मिली सेकंड्स में है और ये वोल्ट्स में। अच्छा, वाइट और C की वैल्यू जो है हमारे पास वो माइक्रोफैरेड है, 5 माइक्रोफैरेड। मैं व्हाइट बोर्ड पे दोबारा आ रहा हूँ। दिस इज व्हाट वी हैव। ये देख, हमें जो वर्टिकल एक्सिस पे वोल्टेज है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम मिली सेकेंड्स में प्लॉटेड है और वोल्टेज वोल्ट्स में प्लॉटेड है। ठीक है, तो हमें कहा गया कि वोल्टेज का ग्राफ हमें दिया हुआ है, आपने करंट का ग्राफ बनाना है।
उसमें हम जो मेनली जो रिलेशनशिप यूज करेंगे बेसिकली वो यही है कि ICT विल बी इक्वल टू C टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ द वोल्टेज। कुछ और क्वेश्चन भी इंशाल्लाह अगली बार डिस्कस करेंगे, ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। तो उसमें सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि टाइम की मुख्तलिफ रेंज ऑफ वैल्यूज के अंदर वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या है। तो अगर आप इस प्लॉट के अंदर देखें तो 0 से 6 तक वोल्टेज का एक एक्सप्रेशन है, फिर 6 से 8 तक वोल्टेज का एक डिफरेंट एक्सप्रेशन। तो 0 से 6 तक जो वोल्टेज का एक्सप्रेशन है उसको हम देख लेते हैं कि अगर हम वोल्टेज को डिफाइन करें, अगर हम VCT, तो व्हेन टाइम इज बिटवीन 0 and 6, तो T गोइंग फ्रॉम 0 to 6, अभी मैं मिली सेकेंड यूज नहीं कर रहा, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होती है और ये 624 पॉइंट तक जा रही है। ये जो पॉइंट है आप देखेंगे 6,24 पॉइंट। तो आप मेरे ख्याल इस स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन, तो इसका ग्रेडियंट निकाल लें तो y इज इक्वल टू mx की फॉर्म में आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ग्रेडियंट इसका निकालना बड़ा सिंपल है, इसका ग्रेडियंट होगा 24/6, क्योंकि ओरिजिन 0 0 है और यहाँ 624 है, तो 24 - 0/6/0, 24 - 0/6 - 0, तो 24/6 वो आएगा 4। तो दिस इज बेसिकली नथिंग बट 4 into T। तो 0 से 6 के दरमियान जो वोल्टेज का एक्सप्रेशन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज नथिंग बट 4T। एक ये हो गया। अच्छा, अब इसी तरह 6 से 8 के दरमियान अगर देखें तो 6 से 8 के दरमियान अगेन स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जाहिर बात है उसका ग्रेडियंट डिफरेंट है। अब यहाँ इस स्ट्रेट लाइन का अगर मैं ग्रेडियंट निकालना चाहूं तो वो क्या निकलेगा, पहले हम ग्रेडियंट निकालते हैं। तो एक पॉइंट है 624, एक पॉइंट है 80, तो वो बेसिकली बनेगा 0 - 24/8 - 6। तो अगर हम m निकालना चाहें इस स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट, वो बनेगा 0 - 24 डिवाइडेड बाय 8 - 6, वो आ जाएगा -24/2, वो आ जाएगा -12। इसका ग्रेडियंट आएगा -12। इसका मतलब है कि ये इस फॉर्म में है, v इज इक्वल टू -12t प्लस कॉन्स्टेंट, जिसको y इंटरसेप्ट कहते हैं। अब ये k आपने निकालना है, तो k हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आप ये देखें ना कि जब t की वैल्यू 8 है, देखें ना यहाँ जब t की वैल्यू 8 है तो वोल्टेज 0 है, तो t की वैल्यू अगर आप 8 पुट करें और यहाँ 0 पुट करें तो फिर k क्या आ जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू -12 into 8 प्लस k। 12 into 8 जो है बेसिकली वो आपका 96 होता है, आई बिलीव, हाँ 96। तो ये आ जाएगा -96 और k आ जाएगा 96, तो k की वैल्यू आ गई 96। इसका मतलब है कि जो वोल्टेज है फिर वो आ जाएगा इन दिस रेंज, ये जो स्टेट ये है -12t प्लस 96, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो फिर VCT का एक्सप्रेशन जो हमारे पास आ रहा है, मैं अब ये दोबारा से लिख देता हूं। 0 से 6 के दरमियान 40 था और 6 से 8 के दरमियान आ रहा है -12t प्लस 96। ये मैं नीचे लिख देता हूं, दिस इज व्हेन t गोज फ्रॉम 6 to 8। अब इन्हीं दो डिफरेंट रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए हमारे पास VCT के डिफरेंट एक्सप्रेशन आए हैं। तो इन्हीं दो रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए हमारे पास ICT का एक्सप्रेशन भी आ जाएगा। सिर्फ आपने अब वो क्या कहते हैं अप्रोप्रिएट जो एक्सप्रेशन है VCT का वो यूज करते हुए उसका डेरिवेटिव निकालना। अब अगर हम मैं इस ग्राफ को मिटाने लगा, यह बात याद रखें कि टाइम मिली सेकेंड में है और वोल्ट जो है वो वोल्टेज में है। तो अब अगर हम ICT का एक्सप्रेशन निकालना चाहें तो ICT, तो यहां जब VCT 40 है, तो अगर VCT 40 है तो उसका टाइम डेरिवेटिव क्या होगा, वो होगा 4। तो C टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ VCT है, तो ये बन जाएगा C टाइम्स 4, तो ये आ जाएगा 4 into C when t goes from 0 to 6। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है बेसिकली, वो ये है कि चूंकि ये टाइम मिली सेकेंड्स में है, ठीक है, अगर तो आपको ये करंट का एक्सप्रेशन एम्पेयर्स में चाहिए मिसाल के तौर पे, तो फिर तो आपको टाइम चूंकि मिली सेकेंड में है, आपको टाइम के फैक्टर के साथ 10⁻³ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको एक्सप्रेशन मिली एम्पेयर में चाहिए तो फिर आपको टाइम के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ओरिजिनल ग्राफ में टाइम मिली सेकेंड्स में चूंकि इंडिकेट हो रहा है। लेकिन अब ये 6 मिली सेकेंड का मतलब है 6 × 10⁻³ सेकेंड बेसिकली। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम चलो मिली एम्पेयर में निकाल लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल ये जो C है
ये सी की वैल्यू दी हुई है 5 माइक्रोफेरेड, माइक्रो का होता है 10 पावर -6, तो ये बेसिकली 5 इंटू 10 पावर -6 फेरेड है। तो सी का ये वैल्यू आपने यहां प्लग इन करनी है 4 इंटू सी के अंदर, ये बात याद रखें। तो 0 से 6 के लिए 4 इंटू सी आ जाएगा, और 6 से 8 के लिए चूंकि VCT -12t प्लस 96 है, तो -12t प्लस 96 का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो आएगा खाली -12, तो ये आ जाएगा -12 इंटू सी, इधर आ जाएगा -12 इंटू सी व्हेन t गोज फ्रॉम 6 to 8, ये ठीक है। तो ये आपका बेसिकली बनेगा। अब इसको अगर आप प्लॉट करना चाहें तो अगर आप ICT वर्सेस टाइम प्लॉट करना चाहें और लेट्स से अगर आप टाइम को मिली सेकेंड्स में ही रखते हैं मिसाल के तौर पे, तो फिर जैसे मैंने बताया था कि फिर आपको यहाँ कोई मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है सच नहीं है, अगर आप टाइम को मिली सेकेंड्स में ही रखना चाहते हैं। और करंट को अगर आप मिली एम्पेयर में रखना चाहते हैं तो जाहिर बात है फिर यहाँ भी आपको इन एक्चुअल वैल्यूज के साथ भी 10⁻³ पुट करने की जरूरत नहीं। तो सी चूंकि 5 इंटू 10 पावर -6 है, ये 10 पावर -6 माइक्रोफेरेड की वजह से आया। तो 0 से लेके 6 तक, 0 से लेके यहाँ 6 तक ICT की वैल्यू होगी 4 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6, तो वो होगा 20 इंटू 10⁻⁻6। तो लेट्स सपोज वो ये वैल्यू है, ये यहाँ तक आएगा कांस्टेंट, तो ये वैल्यू है 20 इंटू 10⁻⁻6। उसके बाद 6 के ऊपर एकदम से वैल्यू नेगेटिव होती है, नीचे की तरफ आती है जी। सर ये 20 इंटू 10⁻³ नहीं होगा? नहीं, वो 5 जो चूंकि कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेरेड बताई हुई है ना उन्होंने सर, और लेकिन माइक्रो जी जी जो स्लोप आई है वो 4k आई है। 4k कहाँ स्लोप जी सर। 4k आई है? सर यहाँ पे जो 4 लिखा है 10⁻³ भी आएगा, क्योंकि ग्राफ में वो मिली सेकेंड था तो टाइम नीचे डिवाइड कर रहे थे जब हम, तो 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻3 हो जाएगा। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि मैं यहाँ करंट के केस में भी मैं टाइम को मिली सेकेंड भी ले रहा हूँ, मैंने टाइम को सेकेंड नहीं लिया यहाँ, मैं करंट के लिए टाइम को मिली सेकेंड ही ले रहा हूँ। फिर आप ग्रेडियंट के साथ 10⁻³ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के यूनिट चेंज नहीं किए हैं ना बेसिकली, तो फिर आपका ग्रेडियंट जो है वो 10⁻³ से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है सर। हाँ, वो देखे ना, मैं सुन, वो जो मेरे पास आया था ना 24/6, ये जो चेंज आई थी 24, ये तो वोल्ट्स के हिसाब से आई थी, 24 वोल्ट्स का डिफरेंट है। ये आया था 6 मिली सेकेंड का फर्क है। तो जो ग्रेडियंट के यूनिट्स होंगे वो होंगे वोल्ट्स पर मिली सेकेंड, ठीक है। अगर आप इन्हीं यूनिट्स के साथ इस इक्वेशन को लिखते हो और यहां करंट के ग्राफ में भी आप टाइम को मिली सेकेंड के तौर पर यूज करते हो तो आपका रिजल्ट ठीक आएंगे। बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। हाँ, तो चूंकि मैंने यहाँ करंट के प्लॉट के अंदर टाइम के यूनिट्स वही रखे हैं मिली सेकेंड, तो फिर ग्रेडियंट को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो हाँ, तो ये आपका आ गया 20। फिर 6 to 8 चूंकि -12 इंटू सी है, ये बन जाएगा -12 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6, वो आ जाएगा -60 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो बिल्कुल लंबी पीछे नीचे जाके यहाँ -60 वैल्यू को इधर होगी, तो वो 6 से 8 के दरमियान यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू -60 इंटू 10⁻⁻6 की आ जाए। अब आप गौर करें तो आप देख रहे हैं कि ये जो 6 के ऊपर एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, जो वैल्यू है करंट की वो 6 के ऊपर एकदम से 20 इंटू 10⁻⁻6 मिली एम्पेयर से -60 इंटू 10⁻⁻6 मिली एम्पेयर में चली गई। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपको कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स के सर्किट्स में मिलेंगी। ठीक है कि दिस इज द वेव फॉर्म फॉर द करंट। और 8 के बाद मेरे ख्याल आई बिलीव 8 के बाद वोल्टेज चूंकि 0 हो जाती है तो दोबारा ये जो करंट है इसकी वैल्यू 0 पे आ जाएगी, तो ये आगे इस तरह आगे जाएगी। तो दिस इज द वेव फॉर्म फॉर द करंट। यूनिट्स जो है वो आपकी मर्जी, अगर आप यहाँ इसको अगर आप करंट को आप एम्पेयर्स में प्लॉट करना चाहते हो तो फिर आपको इन तमाम वैल्यूज के साथ 10⁻³ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10⁻³ या 10⁻³ वो आप यूनिट्स की कंसिस्टेंसी देख लो क्या होगी। ठीक है, और अगर आप टाइम को यहाँ मिली सेकंड में प्लॉट करना चाहते हो तो फिर जो आपने वो बात की थी, फिर आपको ग्रेडियंट को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। वो सारी बातें फिर करनी पड़ेगी, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ वर्टिकल एक्सिस पे मिली एम्पेयर चाहते हो कि एम्पेयर चाहते हो, और यहाँ टाइम एक्सिस पे आप सेकंड में चाहते हो कि मिली सेकंड में चाहते हो। ये मैं अब आपको करूँ, ये आप खुद फिगर आउट करो
कि आपने यूनिट्स को कंसिस्टेंट कैसे बनाना है। समझ आ रही है बात कि मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें, अदरवाइज वी आर डन फॉर टुडे। फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में फिर हम बाकी चीजें पर डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें। सर कल की क्लास की टाइमिंग्स क्या होंगी? वो मैंने उसका भी लिंक शेयर कर दिया आपके सीआर्स के साथ, 1 to 2 है। ओके सर, थैंक यू। सीआर जो दोनों सेक्शंस के सीआर हैं, मैंने आपके साथ ट्यूसडे की क्लास का भी स्केड्यूल शेयर किया है गूगल कैलेंडर पे। आप दोनों को मिला था ना? यस सर, आपने शेयर कर दिया। यस सर, मिल गया है वो शेयर कर देंगे बाकी क्लास के साथ भी सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आज का ऑनलाइन सेशन हुआ है और ये जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे डिस्कशन की है, ये आपको ठीक लगी है? आप कंफर्टेबल हैं इससे? काम चल जाएगा या इसमें कोई Yes, sir. एक्चुअली सर Yes, इसकी sir. इफेक्टिवनेस सर बेहतर है आगे से। अच्छा, बाकी क्लासेस के अंदर क्या हो रहा है? वो इसी तरह व्हाइट बोर्ड पे समझा रहे हैं या उनका फॉर्मेट क्या होता है? सर उनका भी इसी तरह का है, लाइक सर अभी सर तक तो अपना सिर्फ एक इस्लामियत की क्लास हुई है। सर अभी से इस्लामिया की क्लास हुई है, अभी और कोई क्लास नहीं हुई। अच्छा, चले बहरहाल मैं तो बेसिकली यही फॉर्मेट फिर आगे भी मैं फॉलो करूंगा कि थोड़ा थोड़ा मैं स्लाइड्स दिखाऊंगा और थोड़ा थोड़ा फिर व्हाइट बोर्ड पर डिस्कशन करूंगा। ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। जी सर, ये जो स्लोप है mx + c, जिसमें c की वैल्यू 96 आई है, सर ये वैल्यू हाँ। थोड़ी एक्सप्लेन कर दें कैसे आई है। अच्छा, तो वो जो एक्चुअल ग्राफ था वोल्टेज का, अगर आप उसको देखें। अच्छा सर, एक बात और कि वो जो आपने क्वेश्चन निकाली y = mx + c से, वो अननेसेसरी नहीं थी? मतलब हमें तो सिर्फ स्लोप्स चाहिए अगर हम इक्वेशंस ना निकालें। नहीं, वो क्या कहते हैं, नहीं इस वाली जो स्ट्रेट लाइन है उसमें तो आपको इंटरसेप्ट भी चाहिए ना, सिर्फ इस वाली में सिर्फ ग्रेडियंट चाहिए। ये जो दूसरी वाली है, ये इसमें तो आपको इंटरसेप्ट चाहिए ना। जो ओरिजिन से पास कर रही है स्ट्रेट लाइन, हाँ उसके लिए आपको सिर्फ ग्रेडियंट चाहिए, लेकिन ये जो लाइन है जो ओरिजिन से पास नहीं कर रही, उसके लिए तो आपको वाई इंटरसेप्ट भी चाहिए ना। इसमें आपका कोलीग पूछे थे कि इसकी इक्वेशन कैसे आई है। देखिए इसमें ये लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है। एक तो पॉइंट है 6,24 और एक पॉइंट है 8,0। ठीक है, तो पहले अगर आपने ग्रेडियंट निकालना है तो ग्रेडियंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हायर वैल्यू पे जो पॉइंट है उसमें पे आप y की वैल्यू देखोगे, उसको पिछली वाली से माइनस करोगे तो 0 - 24 डिवाइडेड बाय 8 - 6, ये बन जाएगा -24/2 विच इज -12। ठीक हो गया ना? ग्रेडियंट इस लाइन का ये आ गया। अब y इज इक्वल टू, या y तो नहीं मैं v कहूंगा, v इज इक्वल टू -12t प्लस कांस्टेंट k। ये बिल्कुल वही है, y इज इक्वल टू mx + c। अभी आपने m निकाल लिया, अब आपने c निकालना है, तो मैंने c की जगह k पुट कर दी है, x की जगह t है, m की जगह मैंने -12 पुट कर दिया, y की जगह v पुट, क्योंकि v वर्टिकल एक्सिस पे है। तो अब c निकालने के लिए आप क्या करते हो, आप दोनों में से कोई एक पॉइंट जो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। मैंने ये 8 0 वाला पॉइंट इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। मैंने देखा कि जब v 0 है तो t 8 है, तो मैंने कह दिया ओके 0 इज इक्वल टू -12 × 8 प्लस k। वहां से आप k को सब्जेक्ट बना लो तो k 96 निकल आता है। क्या ख्याल है? यस सर, थैंक यू। ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने का। आप लोगों ने ओके सर, थैंक पढ़ा यू हुआ सो ना? मच, समझ आ गई। ये बिल्कुल वही तरीका है जिससे आप किसी भी 2D प्लेन में किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालते हो, ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट निकालते हो, बिल्कुल ये वही तरीका है। जी सर, एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा कोई और क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें, फिर वरना फिर मैं ये सेशन को क्लोज कर रहा हूं। एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, मैं फिर ये रिकॉर्डिंग जो है इसको मैं स्टॉप कर रहा हूं, और ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है ये मैं सीआर के साथ, दोनों सीआर के साथ शेयर भी करूंगा।